नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई। नीट 2020 के प्लेयर, क्या हाल चाल है भाई। दोस्तों आज 30 जून को ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की एग्जाम है। जैसा आपसे हमने प्रोमिस किया था फिजिक्स पंच के नाम पे, जिसका बीच में हमने नाम कर दिया था फिजिक्स रिवाइज इन 40 आवर, बात एक ही है। हम लोगों ने 20 टॉपिक बनाए फिजिक्स के, प्रत्येक टॉपिक 45 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। बट आपको अच्छी तरह पता है, जिस देखा है उसने महसूस भी किया है, इस फिजिक्स पंच में केवल 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसके आसपास पूरा टॉपिक लपेटा जा रहा है ना। 1 से 20 में दोस्तों, 1 से लेके आज मैं फिजिक्स पंच स्टार्ट कर रहा हूं 14 नंबर, 1 से 13 तक शूट हो चुके हैं। उसके आगे 14, 15, 16 बाकी है, उसके बाद एक 19 बाकी है, बाकी 17, 18, 20 ये तीनों आपके पास हमारे जगसीर भाई द्वारा अपलोड हो चुके हैं। ठीक है डियर, और एक खुशी की बात हो रहा है, इसी तरह से अब हम लोगों ने एक केमिस्ट्री पंच भी बना लिया। केमिस्ट्री के बाकायदा ऐसे 20 टॉपिक बनाए हैं, उसके केमिस्ट्री पंच के नाम पे मेरी टीम कल से वीडियो अपलोड स्टार्ट कर देगी। और उसके बाद एक बड़ी खुशी की चीज हो रहा है, जेईई मेन 2019 में हुआ, 2020 में हुआ। 2019 में दोस्तों उसके 16 पेपर हुए थे, 2020 में उसके फिर 6 पेपर हुए हैं। 22 पेपर जेईई मेन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वहां भी टॉपिक वाइज हम उनको भी दोस्तों सोल्व करके अपलोड करेंगे। और वो टॉपिक वाइज मैं नीट के बच्चों से निवेदन करने चाह रहा हूं दोस्तों, जेईई प्रीवियस पेपर के फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेना, क्योंकि जेईई मेन के करीब 30 to 40% क्वेश्चन नीट में एज इट रिपीट होते हैं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। ओके डियर, तो आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके अपने सीएलसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हिंदुस्तान का कोई भी लड़का, नीट और जेईई की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट सीएलसी की डेली टेस्ट सीरीज निःशुल्क ज्वाइन कर सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप clclive.in पे जाएं और आप डेली टेस्ट दें। मेडिकल का दोस्तों रोज टेस्ट होता है। 4 जून को हमारी टेस्ट स्टार्ट हुई थी, 20 जुलाई तक, सॉरी 24 जुलाई तक उसमें रोज टेस्ट हैं। ऐसे ही जेईई मेन की बात करें तो स्टार्ट 4 जून से हुए थे, और दोस्तों 15-16 जून तक वहां एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट है। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन 2 टेस्ट है, एक जेईई मेन पैटर्न पे, एक जेईई एडवांस पैटर्न पे। तो मैं अपील करना चाहूंगा, आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सीएलसी की डेली टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप सीएलसी के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप में क्या होता है, उसमें जो अपना डेली टेस्ट होता है, शाम को 8 बजे उसकी पीडीएफ फाइल आ जाती है, रात को 8 बजे उसकी रैंक आ जाती है, और रात को 10 बजे टॉप बच्चों का नाम अनाउंसमेंट किया जाता है। एक तरह से मेडल सेरेमनी की जाती है उसमें। ओके डियर, अब आप कहें साहब हम तो अब तक नहीं जुड़े, उस ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, तो उसका तरीका बता दूं। अपना नाम, सीएलसी के रोल नंबर, और यदि बाहर के बच्चे हैं तो नॉन सीएलसीएन, नीट या आईआईटी, और वो व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऐड करवाना है, ये सारा मैसेज लिख के मेरे खुद के नंबर पे 9928738888 पे आप व्हाट्सएप कर दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा सबसे खूबसूरत चीज ये है, सीएलसी सीकर का मेरा फेसबुक पेज है, जहां डेली 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे सप्ताह में 5 दिन मैं डेली लाइव आता हूं, जहां बच्चों से बात की जाती है। वो बात चाहे मोटिवेशन की हो, वो चाहे बात प्रेरणा की हो, चाहे दोस्तों बात हो आखिरी पल तक सीएलसी का साथ रहने का कमिटमेंट जो है हमारा बच्चों के साथ, खुद के साथ, वो हम रोज पूरा कर रहे हैं। पिछले 100 दिन से लगातार मैं दोस्तों फेसबुक पे शाम 6:30 बजे सीएलसी सीकर के पेज पे आपसे मुलाकात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ओके डियर, तो चले फिजिक्स पंच नंबर 14 इसको शुरू करें। केमिस्ट्री का पंच भी आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन पंच नंबर 14/20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाओ भैया, शुरू करें। इस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मैग्नेटिज्म। और मेरा अनुभव यह कहता है कि मेडिकल में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर, तो आपका 14/20 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए शंट ऑफ 1/10 ऑफ द कोइल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज रेंज बिकम्स। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक चल कुंडली धारा मापी में कुंडली का प्रतिरोध 1/10 गुना उसका शंट लगा दिया जाए तो इसकी प्रास क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी। चलो पेज खाली करें, लो आपको पूरा समझाता हूं दोस्तों किस प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट होता है। पहली बात तो सुनो, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनता है, एक गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनता है। तो पहला प्रश्न ये सुन लो, गैल्वेनोमीटर को
एमीटर में बनाना है तो उसके पैरेलल एक मिनिमम रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको अपन शंट कह सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, आप जानते हो कि पैरेलल में जितना कम रेजिस्टेंस जोड़ोगे रिजल्टेंट उससे भी कम हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हो आइडियल एमीटर कौन होता है? जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो जीरो तो खैर संभव नहीं है। बेस्ट एमीटर कौन होता है? जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो। यानी प्रतिरोध को न्यूनतम करते जाओगे उतना ही एमीटर अच्छा होता जाएगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जितना कम रेजिस्टेंस जोड़ते जाओगे उतना रिजल्टेंट कम होता जाएगा और बढ़िया एमीटर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बना? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल क्रम में, उसके समानांतर क्रम में एक न्यूनतम प्रतिरोध जोड़ दो, एक मिनिमम रेजिस्टेंस जोड़ दो। ओके, अगली बात साथ ही कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर से आपको वोल्टमीटर बनाना हो तो क्या करें? अच्छा वोल्टमीटर कौन होता है? हु इज आइडियल वोल्टमीटर? जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, जिसका प्रतिरोध अनंत हो। अब अनंत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहते हैं? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही वोल्टमीटर अच्छा होगा। अब रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करें? हम सब जानते हैं किसी भी चीज के सीरीज में जितना ज्यादा प्रतिरोध जोड़ेंगे रिजल्ट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो प्रश्न क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। ओके क्लियर? शॉर्ट में बोलूं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना हो तो पैरेलल में शंट जोड़ दो, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना हो तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो। ओके, थैंक यू। ठीक है, थोड़ी पहले पड़ गई। चलो क्वेश्चन पे आओ। तो डियर देखो, ये आपका प्रश्न है, ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में आपने क्या जोड़ दिया? एक शंट। अब ध्यान दे डियर, यहां से करंट चलती है आई, इधर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या कहेंगे? IG। अब हम सब जानते हैं आई कुल करंट था, IG वहां चला गया तो इधर क्या बच गया? I माइनस IG। अब आप खुद देखो, ये G एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस माना G है, ये S है। तो अपन अब एक सिंपल भाषा में यूं भी कह सकते हैं इसको यार कि G और S दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। जहां करंट कितनी बह रही है? IG। और यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है? I माइनस IG। अब मैं जानता हूं भैया G और S बोथ आर पैरेलल, सो वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू सेम। दोनों पे विभवांतर क्या होगा? समान। तो विभवांतर समान कैसे होगा? ये देखो IG मल्टीप्लाई G इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाई S। बोल हाँ या ना? क्लियर? बात पूरी समझ ले, क्योंकि एक मूल कॉन्सेप्ट तेरे को पल्ले पड़ गया तो बार बार नहीं पढ़ना होता यार। एक मुझे बात बता, आपने ABCD सीखी थी LKG में, अब भूलते हो क्या उनको? बार बार थोड़ी पढ़ते हो। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, उसको भूलते हो क्या? आपके पापा की उम्र 50 के आसपास होगी, उन्होंने कार सीखी थी 20 साल की उम्र में, वो भूलते थोड़े ही हैं। कार चला लेते हैं ना, दादा होते हैं 75 ईयर, कई बार वो बचपन में कार सीखी हुई हो तो कार चलाते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा जोर आ सकता है, कई दिनों बाद बैठते हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, बाकी आदमी भूलता नहीं है। ऐसा ही दोस्तों सब्जेक्ट के साथ है। यदि सब्जेक्ट को ईमानदारी के साथ आदमी समझ ले तो जिंदगी भर कभी भूलता नहीं है, रट्टा नहीं मारना। ओके डियर, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, डिवाइड कर दिया अपन ने, कोई गड़बड़? लो अपन इसको मिटा दें और मिटा के अपन आगे चले तो आप क्या कहोगे? I माइनस IG मल्टीप्लाई S इक्वल टू IG गुणा G। अब आप क्वेश्चन में आए, आ जाओ जी। क्वेश्चन क्या कहता है? चल कुंडली के प्रतिरोध का 1/10 गुना शंट लगा दिया जाए। प्रतिरोध का 1/10 गुना शंट लगा दिया जाए, इसका मतलब यह है G इक्वल टू S अपॉन 10 है। बोल हाँ या ना? सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, S इक्वल टू G अपॉन 10 है। बोलने में गलती हो गई, S इक्वल टू G अपॉन 10 है। जो G है तो S क्या है? G/10 है। लो जी, इसको अपन मिटा देते हैं। आजा, I माइनस IG मल्टीप्लाई S IG मल्टीप्लाई G। बोल हाँ या ना? चल तेरे लिए आगे बढ़ूं, I माइनस IG, व्हाट इज S? G/10। बोल हाँ या ना? IG मल्टीप्लाई G। बता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस G से G कैंसिल आउट कर दे, ले इसको आगे सोल्व कर ले। ये क्या बना? I माइनस IG मल्टीप्लाई क्या हो गया? 10IG। तो दोस्तों I इक्वल टू क्या हो गया? ये तेरा 11IG। बस तो I इक्वल टू 11IG हो गया। IG क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो कितना गुना हो गया? 11 टाइम हो गया। कितना मल्टीप्लाई हो गया? 11 टाइम हो गया। ये देख तेरे सामने है I इक्वल टू 11IG। बोल हाँ या ना? तो मैंने तेरे को गैल्वेनोमीटर से एमीटर की पूरी कहानी बता दी। ओके, थैंक यू।
हाँ तो डियर, क्वेश्चन एक बढ़िया तरीके से हो गया, सेकंड पे आओ, चलो क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, ये लाइव क्लास का फायदा है, ऑनलाइन क्लासेस का, पढ़ लो, पॉज कर लो, पढ़ लिया, ओके। अब मैं पढ़ता हूं, देखो अगला साहब कहता है कि दोस्तों एक पोटेंशियोमीटर है जिसका फेस रेजिस्टेंस कितना है 10⁻⁻7 ओम मीटर, करंट कितनी बह रही है 0.1 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और वो कहता है कि इसकी विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है डियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला दोस्तों सबसे पहले होता है x = v/L। देखो रियल फॉर्मूला ये होता है, क्या है, पेज खाली करना, क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, सुनो पेज खाली कर। इसका मतलब ये है दोस्तों, A से चल के और मैं B तक आया, माना A 100 वोल्ट पे है और B 50 वोल्ट पे है, और ये डिस्टेंस दोस्तों आपकी माना कि 5 मीटर है। थोड़ा शब्दों पे जाओ, इसका मतलब क्या है, A से B तक चलते चलते 50 वोल्ट का पतन हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डीके हो गया, कितने मीटर पे रहे 5 मीटर पे, तो 5 मीटर पे कितना गिरा 50, 1 मीटर पे कितना गिरा 10, एक पे कितना गिरा 10, तो दोस्तों x का मान क्या आ गया 10 वोल्ट पर मीटर। इसका अर्थ ये बेटा जी, हर 1 मीटर के बाद वोल्टेज में 10 वोल्ट की कमी हो रही, इसको बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, हेलो, प्रवणता मतलब स्लोप होती है, क्लियर, ओके, थैंक यू। तो विभव प्रवणता वोल्टेज ग्रेडियंट आपको समझाया गया, बस शुरू जाते हैं। तो दोस्तों x का मूल फॉर्मूला तो क्या होता है v/L, बाकी एक सुंदर फॉर्मूला होता है I रो, ये सुनना है भैया। देखो एक बात ध्यान देना, एक होता R = ρL/A, और दोस्तों एक रो R/L भी होता है, ये दोस्तों डिसाइड करेगा उसका यूनिट क्या है। ये रो R/N कहोगे तो ये ओम पर मीटर है, और ये रो है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये ओम मल्टीप्लाई मीटर है। तो यहां जो ये है ये ओम मल्टीप्लाई मीटर है भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये पोटेंशियोमीटर के टॉपिक में आएगा, आप हम कुछ नहीं कर सकते। x = I रो आता है साहब, दिस रो इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब ओम पर मीटर है, ये रो आपका क्या होता है ओम मल्टीप्लाई मीटर है, तो यहां क्या 10⁻⁻7 ओम मल्टीप्लाई मीटर है, तो ये रो कौन से वाला है, ये वाला रो है, पर मुझे कौन सा रो चाहिए R/L वाला। ध्यान दे क्लास, x = I, ये रो क्या होता है भैया R/L। अब R/L क्या है, या बस वेरी गुड, R/L क्या हो गया रे ρ/A। ये आपकी मेरी इच्छा नहीं भैया, इसको प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो इधर I तो I आ गया, जहां R/L लिखा हुआ है वहां क्या आ गया ρ/A, बोल हाँ या ना, बस कलर चेंज कर लें अपने पास सुविधा है तो। ओके, I कितना है रे विडू, I 0.1, रो कितना है रे 10⁻⁻7, A कितना है रे 10⁻⁻6, इस पॉइंट को उठा के यहां 10 कर दे तो 10⁻ क्या हो गया -5, ये 10⁻⁻7, दोस्तों कितना बचा 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर, बोलो हाँ या ना, क्लियर, थैंक यू। हाँ तो डियर, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब बिजली से गर्म करना, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे घर का गीजर है। आप जानते हैं गीजर में पानी गर्म होता है, किससे होता है, बिजली से होता है। दोस्तों हमारे घर की फिटिंग कौन से ऑर्डर में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, तो हम जानते हैं समानांतर क्रम में घर में सब जगह सप्लाई समान रहेगी, चाहे 0 वाट का बल्ब हो, चाहे गीजर हो, चाहे एसी हो। हाँ, करंट अलग अलग होती है, पावर प्लग जो हमारा होता है दोस्तों वो करंट को वेरी करता है, वोल्टेज को तो वेरी कर सकता है नहीं, वो तो पूरे घर में क्या आएगा 220 वोल्ट रहेगा सब जगह, ओके। और ये इसी पे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की आपसे बात करूं, पेज खाली करें, लो पूरी बात करते हैं दोस्तों। ये कोई एक वायर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, इसके टर्मिनल्स, इसके सिरों पे मान लो V सप्लाई है और I यहां पर करंट है। अब हम जानते हैं सबसे पहले पावर का एक मास्टर फॉर्मूला होता है P = VI, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर पावर होती है। उसके अलावा आप दोस्तों एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारी ये तो P = और एक आप जानते हो दोस्तों P = W/T भी होता है। याद करो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पावर, याद है ना, P = W/T। अब W दोस्तों यहां पर क्या हो सकता है, H, एक ही बात है, तो H = क्या हो गया PT हो गया। अब P = VI भी है, अब हम जानते हैं V = IR है, तो V को रिप्लेस करेंगे तो ये I² R भी हो सकता है, और दोस्तों I को रिप्लेस करेंगे तो P = V² R भी है।
यदि मेरे को V और I दिया हुआ हो तो P की जगह मैं VI काम लूंगा, यदि मुझे I और R दिया हुआ हो तो मैं I स्क्वायर R काम लूंगा, यदि मुझे V और R दिया हुआ हो तो V स्क्वायर बटे R काम लूंगा। ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता है। यदि कहीं करंट सेम है तो मैं I स्क्वायर R काम लूंगा, कहीं V सेम है तो V स्क्वायर बाई R काम लूंगा, और कहीं V और I बोथ आर वेरिएबल तो मैं V इक्वल टू I काम लूंगा। ये किसके फॉर्मूले हैं? P के। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को H में कन्वर्ट करूं तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल मुझे क्या करना है, P को T से मल्टीप्लाई करना है। तो पेज खाली कर देता हूं। दोस्तों H का पहला फॉर्मूला क्या होगा? VIT। H का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? I स्क्वायर RT। H का तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन RT। आर यू एग्री? ये आपके पास तीन फॉर्मूले हो गए। अब एक तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बात आपसे करे, बिजली के उपकरण की बात करे, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं वो कहां लगेंगे, किसी घर में लगेंगे, किसी फिटिंग में लगेंगे। और दुनिया की कोई भी फिटिंग, कोई भी घर का जो कनेक्शन है वो कौन से ऑर्डर में होता है? पैरेलल क्रम में होता है। ना कहे तो कॉमन सेंस की बात है कि V हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोस्तों इसमें काम आएगा H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT, यानी H R के इनवर्स हो जाता है, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कॉमन सेंस की बात है। गीजर आधे घंटा चालू रहेगा तो अलग पानी गर्म होगा, 10 मिनट चालू रहेगा तो अलग पानी गर्म होगा, 1 घंटा चालू रहेगा। जितने ज्यादा हमारा गीजर चालू रहेगा उतनी उष्मा ज्यादा पैदा होगी, उतनी हीट ज्यादा पैदा होगी। और इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, कई बार कहता कितना पानी गर्म हुआ। दोस्तों अपन जानते हैं एक H का फॉर्मूला क्या होता है? MSD थीटा। इस H को किससे कंपेयर कर दो? इससे कंपेयर कर दो, लो कलर चेंज कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, ये H पैदा होगी, ये पानी गर्म करे। हीटर की बात कर रहा हूं आपसे। MSD थीटा, कितना पानी, इतना पानी गर्म करने के लिए कितनी सप्लाई चाहिए? M क्या है? उस पानी का द्रव्यमान है। S क्या है? स्पेसिफिक हीट है। D थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। बोलो हाँ या ना? मैं सारी बात पहले फैला रहा हूं एक बार, मैं क्वेश्चन पे नहीं आया अभी, क्योंकि मैंने कहा ना पंच का मतलब केवल प्रश्न सोल्व कराना हमारा मकसद नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की सारी बात मैं यहां करना चाहता हूं। ओके डियर, अब मैं क्वेश्चन में आता हूं। चलो भाई अब आप क्वेश्चन में आ जाओ। अगला स्पष्ट कहता है नाइक्रोम के 4 वायर हैं, LA, 2LA, L2A, 2L2A। इनकी लंबाइयों पे समान कोई आ गया ना, हिसाब लिखा है, सेम वोल्टेज सप्लाई कर दिया अगले ने। तो कहता है कौन सा तार अधिक गर्म होगा? अधिक गर्म का मतलब अधिक हीट पैदा होगी। ओके डियर, आजा भैया, तू खुद कहा। कलर चेंज कर ले, ये थोड़ा कलर सही नहीं है। दोस्तों H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT। बोल हाँ या ना? मैं यहां I स्क्वायर RT काम क्यों नहीं ले रहा? तो मुझे करंट का पता नहीं है। मैं यहां VIT काम क्यों नहीं ले रहा? मुझे करंट का पता नहीं है। मेरे को V का पता है। V क्या है? कांस्टेंट। दोस्तों फिजिक्स में किसी फॉर्मूले में चीज 3 ही होती हैं, एक को वो कांस्टेंट करता है, एक को वो खुद वेरी करता है, और एक को हमसे वेरी करवाता है। इसी का नाम फिजिक्स है। 45 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं। मुझे तो आज तक नहीं पले पड़ा लोग क्यों डरते हैं फिजिक्स से। H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT। अब तू जानता R इक्वल टू क्या है? रो L अपॉन A। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जो दोस्तों डिपेंड करती है मैटर के नेचर पे, पदार्थ की प्रकृति पे। अगला खुद कह रहा है सारे वायर किसके हैं? नाइक्रोम के हैं, इसलिए क्या हो गया? कांस्टेंट। L और A सब जगह चेंज हो रहे हैं, तो R इक्वल टू क्या आ गया? L अपॉन A। तो मैं तेरी बात को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, सब जो सेम रहेगा, कि सबको सेम जगह ऑन करना है, तो H R के इनवर्स है। तो दोस्तों L अपॉन A है, तो ये क्या हो जाएगा रे? A अपॉन L। बोल हाँ या ना? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A अपॉन L। बस मिटा दूं इसको मैं। अब आजा भैया, A1 L1 अनुपात A2 L2 रेशियो A3 L3 रेशियो A4 L4। बता, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं ना? ओके, अब आजा भैया, कलर चेंज कर ले तेरे लिए। आजा A1, तेरे सामने A1 क्या है रे? A। L1 क्या है? L इक्वल टू A2। A क्या है? A। L क्या है रे? 2L। रटा मत मार। तीसरे पे आजा, A क्या है? 2A। L क्या है भाई? L। चौथे पे आजा, सब 2 है, तो 2A 2L। अब A बाई L, A बाई L, A बाई कैंसिल आउट, पूरी बात करेंगे, कोई आर्ट्स नहीं करेंगे। 1:2, यहां हाफ, यहां 2, यहां 1, तो साफ साफ पता लग रहा है यहां पर क्या हो गया रे? 2 हो गया। कहने की बात ही नहीं। यहां कितने पैदा हुई? 1। यहां कितनी होगी? आधी। यहां कितनी होगी? 2। यहां कितनी होगी? 1। अगला क्या कह रहा है? सर्वाधिक किसमें है? तीसरे में है। तीसरा कौन है? L2A। ये रहा L2A। तो दोस्तों आंसर कौन सा आ गया इसका? 3rd। जल्दीबाजी नहीं करें,
रेशो निकाल दिया आपने। ओके, भले बड़ी, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं ना, उन सब पे एक डेटा लिखा होता है जिसको अपन रेटिंग कहते हैं। एक एग्जांपल समझ, एक जैसे बल्ब है, अब तो बल्ब नहीं आते आजकल, एलईडी आती है। एक बल्ब है दोस्तों, एक बल्ब पे लिखा होता है 220 वोल्ट, इतना एम्पीयर करंट, इतना उसका वायर का रेजिस्टेंस। वो बल्ब फ्यूज हो गया और आपने गली में फेंक दिया, अब भी उस पे डेटा वही लिखे हुए हैं। इनका मतलब है बल्ब पे लिखे हुए डेटाओं का हकीकत से कोई संबंध नहीं है। इनको तो बोलते हैं रेटिंग, यानी इसका मतलब तो यह है कि ये बल्ब इस कैपेसिटी तक फ्यूज नहीं होगा, इतने करंट, इतना वोल्टेज और इतना इसका रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेटिंग। तो रेटिंग जितना उसको सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये डिपेंड करता है सप्लाई पे। जैसे बल्ब स्विच ऑफ है तो भी 100 वाट लिखा हुआ उसके ऊपर, बल्ब चालू है तो भी 100 वाट लिखा हुआ है, बल्ब फ्यूज हो गया गली में फेंक दिया अब भी 100 वाट लिखा हुआ है। तो 100 वाट का हकीकत में कोई मीनिंग नहीं है, उसका तो मीनिंग है कि बल्ब 100 वाट की पावर जनरेट करता है। कब? जब ये सारी कंडीशंस आप उसकी फुलफिल कर देते हैं, बस ऐसा प्रश्न ये है। इसको बोलते हैं रेटिंग यानी सामर्थ्य। आ जाओ, क्या कहता है? 18 वाट की युक्ति पे 9 वोल्ट आरोपित किया जाता है। दोस्तों यहां ध्यान सुनना, यह माना कोई एक बल्ब है, कितने वाट का है भैया? 18 वाट का है, और इस पे बाकायदा 9 वोल्ट की सप्लाई है। 9 वोल्ट इसकी रेटिंग नहीं है, 18 वाट पे सप्लाई कितनी है? 9 वोल्ट की, बस। तो कहता है 4 घंटे में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा? डियर सीधी सी बात है, P = VI। तो दोस्तों I = P/V, P बोले तो 18, V बोले तो 9। तो दोस्तों इसमें 2 एम्पीयर करंट बह रही है। ध्यान चाहूं क्लास का मैं, यदि यहां इस पे मैं इसको देखूं, यदि ये आपका 9 वोल्ट यहां लिखा हुआ है, ये 18 वाट है। दोस्तों यदि यहां 9 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 वोल्ट सप्लाई नहीं है, 9 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है। ये 9 वोल्ट का मतलब क्या है? सप्लाई है। तो अगला साहब कह रहा है भैया 9 वोल्ट की सप्लाई है, तो P = VI, I = P/V। दोस्तों 2 एम्पीयर करंट बह रही है। अब तू जानता है I = Q/T, तो दोस्त Q = क्या हो गया? I × T। I बोले तो 2, T बोले तो 4 घंटे। घंटे तो कुछ होते ही नहीं भैया, 4 घंटे गुणा किससे कर भैया? 60 से। किससे गुणा कर भैया? 60 से। हम जानते हैं घंटा मात्र की नहीं होता कोई। 60 से गुणा किया मिनट बन गई, 60 से गुणा किया सेकंड बन गई। अब आजा भैया थोड़ी सी गुणावासिती कर ले। ये तेरा क्या है? 16, ये तेरा कितना है? 36, और इसके 2 बिंदी लगा दे दोस्तों। अब आप आ जाओ भैया, लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 16 को 6 से गुणा करो, 16 छकानी 96, 6 6 36, ये 8। और ये कई बार देखो गड़बड़ बहुत होती है इससे भैया। ओके चलो कंटिन्यू रखेंगे इसको अपन। 8 × 3600। अब आप देखो दोस्तों 8 6 48, हाथ की 4, 8 3 24, 28। अब दोस्तों ऐसा आंसर कोई है? वो रहा 28.8। देखो 28 पॉइंट यहां लगाओगे तो किलो बन जाएगा। ये दोस्तों 28.8 किलो गुलाम। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, पॉज करो स्क्रीन को अपने को। पढ़ लिया? क्या कहता है? देखो दोस्तों बड़ा सिंपल है कि 25 ओम रेजिस्टेंस का बल्ब है, उसको एक जोड़ा मैंने बैटरी से। बैटरी 12 वोल्ट की है, लेकिन बैटरी खुद अपना एक प्रतिरोध रखती है, कितना? 3.5 ओम। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जिसमें खुद में अपनी कमी है वो अपना सारा आउटपुट कैसे दे पाएगी? उसका कुछ हिस्सा तो अपने अंदर खर्च हो जाएगा। लो इसका मैं थोड़ा आपके डायग्राम बना दूं तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो इसका। लो ये लो, और यदि मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं आपके लिए तो दोस्तों यार दिमाग मत लगा रहे यार, ऐसे है ये कितना है? 25 ओम। ये कितना है रे? 3.5 ओम। और ये कौन है? ये सीधी सी बात है यार। अब इस टोटल का कितना परसेंटेज यहां लॉस हो जाएगा? इट क्लियर? बस इतनी बात करनी है अपने को। आप भूल जा, बल्ब क्या है? एक वायर है का, मान लो एक 25 ओम का वायर है। बात को समझो, जल्दी मत करो। कहने का अर्थ है कि 2 प्रतिरोध जुड़े हैं सीरीज में यार, एक 25 ओम का है और एक 3.5 ओम का है, और ई सप्लाई की बैटरी लगी हुई है। बोल हाँ या ना? दोनों सीरीज में है, इससे करंट क्या होगा? सेम होगा। नो डाउट है कुछ लॉस यहां पर होगा, कुछ लॉस यहां पर होगा। तो कहता है कि यहां कितना परसेंटेज लॉस होगा, टोटल का कितना परसेंटेज। ओके डियर पेज खाली कर दे 1 मिनट मेरे को। तो दोस्तों पेज खाली करें तो आप ये देखें
इसको अपन ऐसे बना दें, ले समझने के लिए कोई बुराई नहीं है। AER, बता क्या दिक्कत भैया? कोई बात नहीं, एक ही बात है, वहां लगा दी समझने के लिए, तो तेरे और इजी हो जाएगा। आजा सबसे पहले आई निकाल। आई क्या होगा रे? अब एक बात ध्यान सुनना, थोड़ी देर पहले मैंने काम लिया H = V² RT। जरा सोच, यहां मैं क्या काम लूंगा? यहां काम लूंगा H = I² RT। हीट को लेना है तो H ले लूंगा और P को लेना है तो T गायब कर दूंगा। बोल हाँ या ना? यहां I क्यों काम लूंगा? क्योंकि दोनों किस क्रम में है? सीरीज में है। ओके डियर, कलर चेंज करके तो लिख दूं यहां पर मैं, तो यहां तेरी कितनी पावर है रे? I² R, और यहां कितनी पावर है रे? I² R। और टोटल पावर कितनी है? EI। बोल बोल बोल, टोटल पावर कितनी है? E × I। E × I का दो हिस्से पे कंजप्शन हो गया, एक यहां पर, एक यहां पर, बस हो गया मेरा काम। अब अगला क्या कहता है कि यहां कितना परसेंटेज लॉस हो? परसेंटेज लॉस बोलने में शायद मैं गलत बोल रहा हूं, बट एक फॉर्मूला होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है हमेशा आउटपुट बटा इनपुट, और इफिशियंसी किसी चीज का परसेंटेज होती है। तो यहां वो इफिशियंसी का फंडा ले लो, आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट का मतलब ये, यहां टेक्निकल बोल रहा हूं मैं, इसके टर्म चेंज हुई, इसका आउटपुट है। तो यहां दोस्तों क्या है? I² R, और इस पे क्या है? I² टोटल। मैं ध्यान जाऊं क्लास का यहाँ पे, आउटपुट बटे इनपुट। मैं फिर से कह रहा हूं, टेक्निकल गलत बोल रहा हूं मैं, लेकिन हर चीज तकनीकी से नहीं होती रहे। जब कोई क्रिकेट खेलता ना बैट्समैन, मैच होता है 2020 का, तो वहां कानून से क्रिकेट नहीं चलता है, और बोल दे के शॉट घुमा के जो बाउंड्री पहुंचा दे वही प्लेयर होता है, वही मैच जिता देता है। दोस्तों यहां परसेंटेज क्या होगा रे? I² R अपॉन EI। क्लियर? अगला साहब कहता है इंटरनल, क्वेश्चन दिखा, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन दिखा सबको बच्चों को भाई। साहब कहता है बैटरी में कितने परसेंट शक्ति आंतरिक प्रतिरोध पे खर्च होगी? वापस आ जाओ उधर, इंटरनल रेजिस्टेंस पे, आंतरिक प्रतिरोध पे कितना परसेंटेज है? किसका भी टोटल का तो होगा ना परसेंटेज है, तो I² R अपॉन मल्टीप्लाई 100 कर दो, लोग करना चाहो तो 100, कोई खास बात नहीं है, वो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, एक इश्यू नहीं होता है। देख E से E का, बस बस देख देख, साथ दे मेरा, साथ दे 100 लिख ले, आगे चल। I क्या है? ओरा देख I, हेलो जाग R + R, ऊपर R, नीचे क्या? E, टक कट गया। बोल आजा, तो परसेंट लॉस क्या हो गया रे? देख तेरे सामने R अपॉन R + R। मैं 100 से फिर लास्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, घबरा मत। R बोले कितना है? बोलना भाई R कितना है? क्वेश्चन दिखा ना भैया, क्वेश्चन दिखा, पूरा 3.5, और ये कितना है? 25, और 3.5 कितना हुआ है? 28.5। मल्टीप्लाई क्या करोगे बच्चा? 100। ठीक है, अब देखो छोड़ो यार, आप एक सिंपल गुणा भाग करते हैं। अब क्वेश्चन निकाल ले, ये इसको तू एक काम कर, 3.5 को 35 मान ले, इसको 285 मान ले, तो 285 का 35 में भाग जाएगा एक बार, दो बार नहीं जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें आंसर आएगा एक वाला, तो आंसर निश्चित फर्स्ट होगा। ये तरीका होता है गुणा भाग करने का, दो नहीं आ सकता। पूरी गुणा भाग नहीं होती, पूरा गुणा भाग, इंटेलिजेंट नहीं है, हार्ड वर्कर है, स्मार्ट प्लेयर नहीं है वो। 12.3 करके देख लेना चाहिए, आंसर ये आएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मैं मेरे अनुभव के विश्वास पे इस बात को दावे से कह सकता हूं, 26 जुलाई नीट 2020 में ये प्रश्न ना आए, ये संभव नहीं है। ये एक मास्टर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार। एक रिलेशन जानता हूं मैं, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट y। यदि ऐसा कहीं भी रिलेशन हो तो एक मास्टर फंडा है मेरा कि यदि यहां 2% का चेंज होगा तो यहां 1% का चेंज होता है। इसको नकार नहीं सकता मैं, पूरी चलता फिजिक्स में। x रूट y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हां, यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा कर देंगे कि यहां इंक्रीमेंट है तो यहां डिक्रीमेंट हो जाएगा, यहां इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट होगा। कॉमन सेंस की बात है। अब एक बात ध्यान सुनो दोस्तों, यहां एक चीज और याद कर लो बातों बातों में। देखो यहां 2%, यहां 1%, यहां 4, यहां 2, यहां 6, यहां 3, यहां 10, यहां 5। बस रुक जाना, 10 के बाद ऊपर जाते हो तो ये डिस्टर्ब होता है। यदि यहां मैं 21% करूंगा तो उसका आंसर 10% आएगा, और 21
26 जुलाई 2020 को क्वेश्चन आएगा, देखना। यदि ऐसा कोई रिलेशन हो और 21% का उसमें चेंज कर रहा हो तो यहां 10% का चेंज होता है। इसका कारण यह है, यह हाई पावर इग्नोर की जाती है, इस तरह आंसर आता है। जैसे मैं सिंपल प्रश्न लूं, n इक्वल टू p बाई 2l रूट t बाई m लो, कोई आगे पीछे, ये क्वेश्चन है सोनोमीटर का, याद आ रहेगा। ये सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अगला स्पष्ट कह दे, यदि सोनोमीटर की टेंशन में 21% का चेंज किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी में 10% का चेंज होगा, ये क्वेश्चन। यदि सोनोमीटर की टेंशन में 21% का चेंज किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी में 10% का चेंज होगा। यदि सोनोमीटर के टेंशन में 4% का चेंज किया जाए तो फ्रीक्वेंसी में 2% का होगा। 2% का चेंज किया जाए तो 1% का होगा। मेरी बात पकड़ रहे हो आप लोग? बट 21, ये 10 तक तो आधा होगा, पर 10 के बाद 21 से आएगा। आज तक नहीं आया, 24 साल, अब क्या आएगा भाई? 21 का आधा 10.5 नहीं, उसका आंसर 10 होगा। वो लंबी चौड़ी गुणा भाग है कि वो ही पूरी करनी है। तो फिर हमें क्लास क्यों ले रहे हैं भाई? फिर आप कोचिंग किस ले रहे हो? कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा आपको पढ़ाए और उसको पूरा पढ़ाए। कोचिंग का मतलब होता है कि 1.5 घंटे पढ़ाए हुए टीचर की क्लास है, लास्ट 10 मिनट में आ जाए, तो कोचिंग का मतलब होता है भैया। ओके डियर, अब आ जाओ, मैं क्वेश्चन आ जाता हूं। स्पष्ट कहता है, धारा को 1% कम करने पे लैंप की शक्ति में कितने परसेंट की? दोस्तों ये शक्ति, ये ले, हेलो साहब कहता बाई हाउ मैनी परसेंटेज विल बी पावर इन द लैंप डिक्रीज इन द करंट लूप बाई 1% है। ओ लड़के पी, ये ले, यहां 2% का चेंज तो यहां 1% का चेंज, और यहां 1% का चेंज तो वहां 2% का चेंज। करंट में 1%, पी में 2%। आंसर आ गया, ये फिजिक्स। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 7, ये पोटेंशियोमीटर पे आ गया। ओके, पेज खाली कर भैया। लो, मैं आपको पोटेंशियोमीटर दोस्तों पूरा समझाऊं क्या होता है पोटेंशियोमीटर। पहली बात तो आप जानते हो, पोटेंशियोमीटर इज ए आइडियल वोल्टमीटर। बोलो हाँ या ना? पोटेंशियोमीटर इज ए आइडियल वोल्टमीटर। विभव मापी आदर्श वोल्टमीटर है। क्यों डियर? आदर्श वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट कभी प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन याद करो, पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सबका वर्किंग ऑपरेशन क्या है? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप का मतलब क्या हुआ? कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं। इसका मतलब दो ही रास्ते हैं, या तो सर्किट ओपन है या उसका प्रतिरोध इनफाइनाइट है। दो ही बातें होती है। इसलिए मेरी बात को समराइज कर दूं, विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है जो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन पे, शून्य विक्षेप के प्रिंसिपल पे काम करता है। आजा भैया, क्या करना है? देखो दोस्तों, इसमें ये ऐसा होता है, ये लो जी, ये कोई ई बैटरी है जिसका आर को रेजिस्टेंस है, आर डैश कहते हैं। दिस इज रियोस्टेट, ये वेरिएबल है, ये जीरो। जानते हो वो ऐसे आइसक्रीम वाला होता है ना, रियोस्टेट बोलते हैं उसको, देखा हो लैब में तो यही हो, ये आर रियोस्टेट है। और दोस्तों ये कोई ए बी वायर है जिसकी लेंथ एल है, जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो यहां एक शब्द आएगा रो इक्वल टू आर वाई एल। इस वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, ये वो रो नहीं है। वन रो इज रेजिस्टिविटी, दिस रो इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। ध्यान देना चीज पे। ये दोस्तों किसी पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कहलाता है। यानी एक ई वोल्ट की बैटरी ली, उसका जो वोल्टेज है कुछ खर्च किस पे होगा? स्मॉल आर पे। कुछ खर्च किस पे होगा? आर डैश पे। कुछ खर्च कहां होगा? आर पे। तो डियर यहां से करंट चलाऊं मैं, ये करंट जो मेरी है वो करंट मेरी होगी आई इक्वल टू ई आर प्लस आर डैश। ओके डियर। और एक शब्द आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, जिसका मास्टर फॉर्मूला तो ये होता है, तो ई नहीं लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे x इक्वल टू वी बाई एल, जो मैं अभी आपको समझा चुका। और दोस्तों एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू आई रो। आई समझा दिया, ये तेरा आई है। रो क्या बता दिया? आर अपॉन एल है। ये दिस इज प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर? अब इस पोटेंशियोमीटर का यूज करना है किसके लिए? किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ ज्ञात करना, किसी अननोन बैटरी का रेजिस्टेंस ज्ञात करना, कोई अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करना, एमीटर का एंड करेक्शन,
वोल्ट मीटर का एंड करेक्शन, ये दिस ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। लेकिन उसके पहले हमें पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके डियर, अब आ जाओ आगे बढ़ें तो इन सबको थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपने को, ये समझा दिया आपको मैंने। अब दोस्तों इस पे क्या करते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं पढ़ने के लिए। यहां एक बैटरी जोड़ी, यहां पर एक जो की कुंजी लगाई और ये लो जी, ठीक है डियर, ये कुंजी लगा ली, तो कुंजी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने इसको ये लो, यहां एक आपने लगा दिया, सॉरी गैल्वेनोमीटर, जो की कुंजी नहीं, एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। बस इसका मान लो कि कोई ई डैश है। अब आप देखो ये जी है, ये याद करो, इस जो की कुंजी ऐसे टच करते करते जिस जगह इस रीडिंग 0 आ गई, उसका मतलब क्या है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो जाते हैं, उनको निकाल लेते हैं। ये तरीका होता है इसका। एक बार फिर देखें, ये सेकंड सर्किट है कि ई डैश, दिस इज अननोन सेल, जो डेनियल सेल होता है ऑलमोस्ट, इससे अपन इसकी अक्स निकालते हैं, ठीक है ना, अक्स निकाल के जिसको बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट निकालते हैं, विभव प्रवणता निकाल देते हैं। तरीका होता है निकालने का। दोस्तों ये आपकी गैल्वेनोमीटर है, ये आपकी जो की कुंजी है, टच करते करते याद है ना, जहां टच हो गया, जैसे रीडिंग 0 हो गई, उस लंबाई को मेजर कर लेते हैं, वहां स्केल लगा हुआ होता है। ओके डियर, बस सारा आगे गुणा भाग कर लेते हैं। ये इसका वर्किंग ऑपरेशन है। क्लियर, मिटा दूं, अब आता हूं क्वेश्चन में। थैंक यू। ओके डियर, अब आओ दो क्वेश्चन में। अगला साहब कहता है एक पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सेल में 120 वोल्ट, ये ले डियर, कितने वोल्ट का, 120 वोल्ट का एक लगा हुआ है। आइडियल सेल है, देखो साफ है, आइडियल सेल है, इसका मतलब सिंबल आर क्या है, 0। आप साफ कहता है एक रियोस्टेट 0 से 2 किलो, आप जानते हो ना उसकी रेंज होती है 0 से 2 किलो ओम की रेंज है, 1 मीटर लंबाई व 1 किलो ओम। इसको ऐसे जोड़ दूं और इसको ऐसे बता दो, मेरा एक तरीका चित्र बनाने का। और ये एक वायर दे दिया मैंने जिसका रो कितना है डियर, 1 ओम पर, मैंने साफ करा, सॉरी 1 मीटर 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब है, ये किलो लगा दो यहां पे, लो जी, क्या फर्क पड़ता है यार, अभी गलतियां नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। तो रो का मान क्या हो गया, 1 किलो ओम पर मीटर। अब अगला साहब कहता है विभव मापी के सर्वाधिक सुग्राही होने पे, सर्वाधिक सुग्राही, मैक्सिमम सेंसिटिव का मतलब होता है करंट क्या हो, मिनिमम हो। करंट मिनिमम कब होगी, जब आप इसका मैक्सिमम हिस्सा काम लोगे। बस सीधी सी बात यह है, यानी यहां I इक्वल टू ई आर प्लस आर डैश। हेलो लड़के, ई बोले तो 120, ध्यान दे रहे, ई बोले तो 120, आर बोले तो 2 किलो ओम। यस, कितना, 2 किलो। अब आपको साहब आपने 0 2 किलो ओम की रेंज थी, तो आपने 2 किलो ओम क्यों लिया, क्योंकि अगला साहब कहता है कि मुझे मैक्सिमम सेंसिटिव चाहिए, यानी करंट नगण्य होनी चाहिए। करंट मिनिमम कब होगी, जब उस सर्किट का जुड़ा रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 किलो ओम। तो ये मैं लिख दूं यहां पर 2000 प्लस आर डैश क्या है, 0, सॉरी स्मॉल आर क्या है, 0, आर डैश कितना आ रहा है, 1 किलो यानी 1000। ये ले मेरे भाई, तो तेरे सामने आई इक्वल टू क्या आ गया मेरे यार, 120 अपॉन 3000। बोल हाँ या ना, ये तेरी आई की वैल्यू आ गई, एक बार भूल जाए इसको। अब वो कहता है 16 वोल्ट का कोई सेकंड स्रोत है, इधर देख क्लास, ये तेरा गैल्वेनोमीटर और ये तेरी कुंजी कितने वोल्ट का है, 16 वोल्ट का। खाली गले पेज एक बार भैया। अब तेरे सामने है आई, तो ये है 16 वोल्ट की जो सेल है, उसके लिए तेरे को क्या निकालनी है भैया, इसकी बैलेंस लेंथ निकालनी है। तो बैलेंस लेंथ निकालनी है तो तू जानता एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई रो। और एक दोस्तों एक्स इक्वल टू आई रो होगा और वी इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल, है ना, एक्स इक्वल टू आई रो और वी इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल। ओके, शुरू हो जाता। आई कितना है, 120 अपॉन 3000। रो कितना है, 1000, है ना, रो कितना है, 1000, इक्वल टू क्या है, एक्स। एक्स इक्वल टू, एक मिनट, वी इक्वल टू क्या डियर, थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। देखो वी इक्वल टू क्या है, एक्सएल। और दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या है, आई रो मल्टीप्लाई एल। ओके, एक स्टेप लिखा ना, उसे मिटाएंगे नहीं, पढ़ा सोल्यूशन, खास बात नहीं है। वी की वैल्यू कितना है, 16। आई की वैल्यू कितनी है, 120 अपॉन 3000। रो की वैल्यू क्या है, 1000। एल कौन है, बैलेंस लेंथ। लो मैं कलर चेंज कर दूं ताकि बोर्ड में आप कंफ्यूजन नहीं हो, लाल कलर कर ले। देखो डियर,
ए ओ दोस्त कितनी बार गया रे? 3 बार। इसको इससे टिका दे, कितनी बार गया रे? 4 बार। क्लियर? तो डियर L इक्वल टू क्या आ गया? 16/14, 16/40, 1/16/40 है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ये तो किस में है? मीटर में है। आंसर किस में दे रखा है? अगले ने सेंटीमीटर में। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन आ जाओ वापस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तेरा 4 बार गया, आंसर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। आंसर निकाल, आंसर क्या आ गया तेरा? 40 सेंटीमीटर। देख जल्दीबाजी मत कर, पूरा पोटेंशियोमीटर तेरे को समझा दिया मैंने। यदि इसको पोज करके पुत्र तू 5 मिनट दोबारा सुन ले तो मैं इसको विश्वास से कह सकता हूं पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन तेरा गलत है, एग्जाम में नहीं होगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8, यहां थोड़ा घुमा दिया, गैलोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें बड़ी फिक्स है। पर लोग क्या है, अगला कहता है गैलोमीटर है जी कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, यानी अपनी भाषा में कहें तो जी की वैल्यू क्या है डियर? 100 ओम। शोइंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ओ भाई गांठ बांध ले, आईजी, आईजी फिक्स होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब भी क्या होता है? आईजी। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें एक ही शब्द काम का है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोले तो आईजी बस। अब वो कहता है इसे 50 वोल्ट प्लस के एक वोल्ट मीटर में चेंज करना है, यानी V इक्वल टू क्या करना है? 50 वोल्ट। तो बताओ इसमें कितना प्रतिरोध जोड़ना है? सीधी सी बात ही है। आजा भैया, ले भैया तेरा कलर चेंज करके तेरे पास आ जाते हैं। इसका अर्थ ये है पुत्र है कि ये तेरा G है और ये तेरा R है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तेरी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट रहे? 50 माइक्रो एम्पियर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके बस, तो टोटल V इक्वल टू क्या होगा रे? IG मल्टीप्लाई G, IG मल्टीप्लाई R। बोल हाँ या ना? और दोस्तों इसको मैं सोल्व करता हूं ना तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है इसका, R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ठीक है, ले अब इसको मिटा दूं। आजा भैया, क्यों बुद्धि लगा रहा ज्यादा? V बोले तो 50 वोल्ट, IG बोले तो 50 माइक्रो एम्पियर, 10 टू पावर 6 ऊपर ले जा, माइनस क्या है? G बोले तो 100। इसको इससे कैंसिल आउट कर दे भैया, तो R का मान क्या है? 10 टू पावर 6 माइनस 100। ओके डियर, तो R इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइनस 100। बट ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है 10 की पावर 6 में से 100 माइनस करें, तो दोस्तों इनको देखते हुए अपना आंसर क्या कर देंगे? सेकेंड। बात वो नहीं है, बात ये फॉर्मूले की है, डेरिवेशन की है। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, आप प्रश्न पढ़ लो। बड़ा सिंपल प्रश्न है यार। एक घर में एक हीटर लगा हुआ है जहां सप्लाई 220 वोल्ट की है, तो पानी गर्म होता 5 मिनट में। अब दूसरा घर है कोई, वहां सप्लाई मान लो 110 वोल्ट की आ रही है, और उतने पानी को गर्म करने में कितना टाइम लगेगा? कहने का मतलब पानी वही है, 5 किलो पानी वो घर गर्म कर रहा है, 5 किलो पानी वो घर गर्म कर रहा है, लेकिन एक की सप्लाई क्या है? 220 वोल्ट की, एक की सप्लाई क्या है? 110 वोल्ट की। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या काम आएगा? H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक है डियर, बस H सेम, क्योंकि हीट उतनी चाहिए, 5 किलो पानी गर्म करना है तो हीट उतनी चाहिए। दोस्तों R के पीछे वन आएगा और T के पीछे वन आएगा। R भी सेम है, सॉरी R के पीछे वन नहीं आएगा, V के पीछे वन आएगा और T के पीछे वन आएगा, क्योंकि गीजर तो वही है, गीजर वही है, तो उसका जो अंदर जो फिलामेंट्स है उसका R चेंज नहीं हुआ। बस डियर, तो तेरे सामने हो गया V1 स्क्वायर T1 इक्वल टू VT स्क्वायर T2। तेरे को T2 निकालना है ना, तो T2 क्या होगा? V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई T1। V1 बोले तो 220, V2 बोले तो 110, इसका होल स्क्वायर, T1 बोले तो 5। अब देख 220 को 1 से 10 काट दे, कितना? 2 को स्क्वायर के 4, 5 चौक 20। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया आपका? 20 मिनट। रुकना है ध्यान से, घबराना मत इसमें दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT। एक तरीका फिजिक्स में, जो कांस्टेंट होता है उसके पीछे 1 2 कभी नहीं आता है, जो वेरी करता है, तो यहां वेरी कौन हो रही है? सप्लाई। सप्लाई के साथ वेरी कौन होगा? गर्म करने में लगा समय। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 10, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है मेडिकल में। यदि मैं पिछले 15 साल की बात करूं तो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका। दुनिया की किसी को गाइड नहीं होगी, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को क्लास में बोर्ड पे सोल्व नहीं करता है। मास्टर क्वेश्चन है। तो क्या कहता है?
A voltmeter has a resistance of G ohm and voltage V volt. The value of resistance used in series to convert it into a voltmeter of रेंज एनवी। तो साफ कहता है यार, एक प्रतिरोध उसका G है, रेंज उसकी V है, उसको एनवी रेंज के वोल्टमीटर में चेंज करना हो तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं। तो देखो भाई, सिंपल फॉर्मूला अपन जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन IG माइनस G। ठीक है, अगला साफ कहता है R इक्वल टू V कितना करना है, NV। ध्यान दे क्लास, NV अपॉन IG माइनस G। तू जानता नहीं है क्या यार, V इक्वल टू IR, तो व्हाट इज IR, IR होता IG गुणा G। V इक्वल टू IR, तो I कौन है, जो G में बह रही है, R क्या, उस G रेजिस्टेंस, तो कितना है IG बाई G। तो तेरे सामने ये V अपॉन IG क्या बन जाएगा, G। तो ये तेरा क्या बन गया, G, ये ले। तो R इक्वल टू NG माइनस G, G बाहर निकाल ले, तो R इक्वल टू G N माइनस 1, ये ले, R इक्वल टू G N माइनस 1। ओके डियर, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 11 तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी बातें हो गई, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो सकती है, बाकी बहुत सिंपल है। साफ कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, पूर्ण स्केल विक्षेप IG। बस एक बात गांठ बांध ले, बस जिसको पकड़ में आ गया ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोले तो IG। 10 वोल्ट के वोल्टमीटर में चेंज करने में कितना रेजिस्टेंस चाहिए, चल गण चक्कर, V इक्वल टू IG माइनस G, बोल हाँ या ना, बस। R इक्वल टू बोल, V बोले तो 10, IG बोले तो 0.01 माइनस G बोले तो 10। ओके, अब देख तू इसको ऊपर लेके जा, तो कितना बन गया रे, 1000 माइनस 10। दोस्तों सिंपल सी बात है, 990, किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में, 990 सीरीज में। ओके डियर, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, जिसकी बात हम बहुत प्यार से कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ए तो R इक्वल टू 2 ओम पर मीटर, बोल हाँ या ना। इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट, आजा, E इक्वल टू क्या हो गया, 6 वोल्ट, एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, जिसका स्मॉल r क्या है, 10 ohm। The potential gradient along the wire in volt per meter is, भैया सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, तो जानता x इक्वल टू क्या होता है, I रो। ओके, I क्या होता है, E अपॉन R प्लस R डैश मल्टीप्लाई रो। बोल कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। I E बोले तो 6, R बोले तो देखो हो रहा 20, R डैश बोले तो 10 और 20 कितना हो गया रे, 30, मल्टीप्लाई रो बोले तो 2। भाई देखिए तेरा क्या हो गया, x इक्वल टू 12/30, और 12/30 का मतलब है 0.4। ये लो आंसर क्या आ गया, 0.4। घबरा मत, मैंने समझा दिया था पोटेंशियोमीटर। अब आपको समझ में आ रहा हो ना कि CLC का पंच, यदि कोई स्टूडेंट 20 के 20 पंच ढंग से देख लेगा ना, तो 26 जुलाई को कहीं मात नहीं खाएगा। इसके अलावा याद करो एक चीज हमने और डाल रखी है, क्या, 2013 से लेकर 2019 तक के नीट के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज CLC सीकर के यूट्यूब चैनल को, जिसको आप अभी फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों मजा आ जाएगा बात का, आप करके देखें यार, 160 मार्क्स आप ला सकते हो। फिर याद दिला दूं, केमिस्ट्री का पंच भी हम आपको अतिशीघ्र अगले 6 दिन के अंदर अंदर, आज 30 जून की बात है, 8 जुलाई से पहले 8 दिन के अंदर अंदर आपके पास केमिस्ट्री के 20 के 20 पंच मिल जाएंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, फिर देखो एक चीज काम आएगी जो कुछ देर पहले बोली थी मैंने। वो कहता है 50 मीटर लंबाई का एक प्रतिरोध वायर है, नगण्य उसका प्रतिरोध है, बैटरी दी गई, किस परिस्थिति में अधिकतम हीट डेवलप करेगा। वो कहता तार को सीधा जोड़ दें, इसके 2 टुकड़े कर दें, इसके 4 टुकड़े कर दें, आधा टुकड़ा कर दें। इस प्रकार की बात आपसे कर रहा है। खाली करना पेज। सुन डियर, यहां ये बात काम आएगी, 1 टुकड़ा कर या 2 टुकड़ा कर लगाएगा तो घर के अंदर ही ना, और घर के अंदर सप्लाई चेंज नहीं होती है। इसलिए भैया सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला काम आएगा H इक्वल टू V²/RT। यानी दोस्तों H जो है वो R के इनवर्स है, जहां R जितना कम होगा H उतना ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन में आ जाए बेटा, R जितना कम होगा H उतना ज्यादा होगा। तो देखो थर्ड ऑब्जेक्ट पढ़ो दोस्तों, इस वायर के 4 टुकड़े किए, तो माना पहले कितना रेजिस्टेंस था, R, 4 टुकड़े करते R/4 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 R/4, उनको जोड़ा पैरेलल। तो याद करो R रेजिस्टेंस
n रेजिस्टेंस हो R वैल्यू के, उनको पैरेलल जोड़ते हैं तो रीजन R/n होता है। तो R/4 को और डिवाइड को 4 से R/16 हो गया, उससे कम रेजिस्टेंस यहां कहीं नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड आंसर सही हो गया। तार के 4 टुकड़े कर दो, उनको पैरेलल जोड़ दो तो दोस्तों R/16 हो जाएगा, यानी आपकी हीट जो है वो पहले से 16 गुना ज्यादा हो जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 14 देखो, फिर थ्योरी का फंडा काम आएगा। यहां एक कहता समान पदार्थ से निर्मित दो समान लंबाई कुंडली, एक पतले तार से है, दूसरी मोटे तार से। दोस्तों याद करो R इक्वल टू रो L/A। तो दोस्तों लेंथ मोटा पतला है तो A जिसका ज्यादा है R उसका कम हो जाएगा, यानी मोटे तार का R कम होगा, पतले तार का R ज्यादा होगा। एक बात तो ये पकड़ में आ गई। दूसरी बात याद करो, पेज खाली करना, यदि आपने जोड़ा सीरीज में तो फॉर्मूला काम आएगा I²RT, और यदि आपने जोड़ा पैरेलल में तो फॉर्मूला काम आएगा V²/RT। तो दोस्तों आप जानते हो सीरीज की जब बात करेंगे तो H इक्वल टू I²RT, और पैरेलल की बात करोगे तो H इक्वल टू V²/RT, यानी H यहां R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां H R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां H R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों अब सुनो, पतला तार, जल्दीबाजी नहीं, पतला तार R ज्यादा, तार पतला है R ज्यादा है, R ज्यादा है तो सीरीज की हिट तो ज्यादा है और हिट पैरेलल की कम है। मोटा तार तो R कम, R कम है तो सीरीज में तो H कम और पैरेलल में H ज्यादा। ओके डियर, अब आजा क्वेश्चन पे क्या कहता है। तो अगला साफ साफ कहता है दोस्तों, क्वेश्चन की जो भाषा हमारी बन रही है तो फर्स्ट सही हो गया। श्रेणी क्रम में पतला तार अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा, समानांतर क्रम में मोटा तार अधिक करेगा। फिर सुन ले, श्रेणी क्रम में पतला क्यों करेगा, अब फिर समझ ले। R इक्वल टू रो L/A, सीरीज में पतला है, A कम है, A कम है तो R ज्यादा है। H इक्वल टू I²RT, तो R ज्यादा है तो H भी ज्यादा है। क्लियर, दो बार बोल दिया बात को हम समझने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ढंग सुन लो भैया। यहां रेटिंग शब्द जो मैंने काम लिया था स्टार्ट में बहुत काम आ रहा है, इसका भाव समझो क्या है। यह कहता है एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है, वो दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसा चित्र में दिखा रखा है। 200 वोल्ट, प्लीज प्लीज साफ कहता है बल्ब ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट। दोस्तों 200 वोल्ट पे बल्ब ऑपरेट हो रहे हैं और सप्लाई है 220 वोल्ट। मैं बार बार कह रहा हूं 220 वोल्ट तो सप्लाई है, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। बल्ब की जो कैपेसिटी है, वोल्टेज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वो 200 वोल्ट है, जिसको बोलते हैं रेटिंग। 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट इस बल्ब पे आ गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब मैं इस प्रश्न पे थोड़ा सा बात को अलग करता हूं। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, बताओ बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है। सबसे पहला प्रश्न बनता है, बल्ब के जो बल्ब होता है ना, फिलामेंट होता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट के प्रतिरोध की वैल्यू बताओ। दोस्तों हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, या तो P इक्वल टू I²R या दोस्तों P इक्वल टू V²/R। पर मेरे को I नहीं दिया हुआ है, मेरे को V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, लेकिन इस V और R, V पे भी दोस्तों पब्लिक बहुत कंफ्यूज होती है। V कौन सा काम लें, 220 काम लें या 200 काम लें। सोच एक मिनट दोस्तों, बल्ब की बात कर रहे हैं तो बल्ब 220 पे नहीं है, बल्ब तो 200 पे है। ओके डियर, तो पहले को R1 बोल दो, तो R1 क्या आएगा रे, V²/P। व्हाट इज V? P1, क्यों 100 वाट का, एक 200 वाट का है, तो V क्या है 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन क्या करोगे 100 वाट। ओके डियर, इसको इससे काट दोगे तो ये आपके सामने 2 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया रे 400। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न क्या है, ये बल्ब कितने वाट का आपका 100 वाट का, दूसरा बल्ब कितने वाट का है 200 वाट का। तो दूसरे बल्ब का 200 वाट निकालना है तो आपका दोस्तों वो ऊपर तो V² है, तो V तो क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन दोस्तों P2 कितना आएगा रे 200। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, कितना ओम आ गया 200। कहने का मतलब ये है कि 100 वाट का जो बल्ब है उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस 400 ओम है, और दोस्तों 200 वाट का बल्ब है उसके फिलामेंट का प्रतिरोध 200 ओम है। कहने का मतलब है 200 और 400 ओम के दो वायर
जुड़े कहां हैं? सीरीज में। कहने का मतलब है दोस्तों, एक बार इसको आप खाली कर दूं, कहने का अर्थ यह है कि 600 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सीरीज में, और दोस्तों जिनमें करंट किससे बहेगी? 220 से। बस, तो P इक्वल टू क्या आएगा? V स्क्वायर बाई आर। अब हो गया सिंपल। P इक्वल टू क्या आएगा रे? ध्यान दे क्लास है। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अब V कौन सा काम आएगा? 220 वाला काम आएगा, है ना? थोड़ा मामला है। अब P कौन सा काम आएगा? 220 वाला। तो P इक्वल टू क्या है? 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन R बोले तो 600। R बोले तो 600। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। आप जानते हो 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। याद करना पड़ेगा ये तो, एसी में काम आएगा। 22 का स्क्वायर 484। दोस्तों 6 का भाग दे लो तो आपका 8 6 48 80 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका। 80 वाट आंसर हो गया। क्लास रुकना ध्यान से। इस प्रश्न की सुंदरता है 2 बार V काम आया, एक बार R निकालने में, एक बार पावर का कंजप्शन निकालने में। R निकालने में बल्ब पे लिखी हुई रेटिंग काम आती है, और पावर कंजप्शन निकालने में सप्लाई काम आती है। 2 ही बात याद रखनी है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16, फिर पोटेंशियोमीटर का एक शानदार क्वेश्चन। तो क्या कहता है? वो कहता है पोटेंशियोमीटर के 2 सिरों के मध्य विभवांतर नियत है, होना ही है। 2 सेलों को जोड़ा सीरीज में। प्रथम स्थिति में एक दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरे विरोध करते हैं। तो पहले बैलेंस लंबाई 120 मीटर है, फिर बैलेंस लंबाई 120 सेंटीमीटर है, फिर 60 सेंटीमीटर है। तो दोनों सेल के ईएमएफ का रेशियो निकालो। पेज खाली करना भैया। ये दोस्तों बताऊं क्या प्रश्न है? ये अच्छा प्रश्न है भैया, एग्जाम आता है पक्का पक्का। ये आपका, इसको R डैश कह दो, इसको R कह दो, इसको E कह। अब आ जाओ, ये 2 सेल है, देखो ऐसे पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट प्राइमरी वो सेम है। E1 E2 दोस्तों, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। दोनों कौन से सीरीज क्रम में है? सीरीज में। तो दोस्तों सीधी सी बात है, E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या होगा? XL1। X इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो एक पर्सन में आप जानते हो चेंज नहीं होता है। L1 इसकी बैलेंस लंबाई है। अब मैं कलर चेंज कर दूं, वो कह रहा है कि यदि मैं ऐसा कर दूं सेलों को, इनको दोस्तों ऐसा करते E1 माइनस E2 हो गया। सिंपल बात है। तो E1 माइनस E2 इक्वल टू XL2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को भाग दे दो, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 L1 बाई L2। व्हाट इज L1? 120। देखना क्वेश्चन वाला, L1 क्या है देखना? 120। हटा दे वापस। ये कितना है? 60। दिस इज 2:1। ओके डियर, आजा गुणा कर ले। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 2E1 माइनस 2E2। एक काम कर रहे, 2E2 इधर ला, ये क्या बना? 3E2। वो क्या बना? E1। तो देख तेरे सामने सामने है, 3E2 इक्वल टू क्या है? E1। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 3/1। क्वेश्चन आ जा भैया, 3/1। ये तेरा आंसर आ गया 3:1। क्लियर? थैंक यू। ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस। ऐसा एग्जाम में नहीं करना होता है। एग्जाम में गांठ बांध लो, एक E1 सेल, एक E2 सेल, दोनों को जोड़ा एक दूसरे का साथ देने में, बैलेंस लंबाई L1। एक को उल्टा कर दिया तो E1 माइनस E2 कोई बैलेंस लंबाई आई होगी। एक बैलेंस लंबाई L1 आएगी, दूसरी L2 आएगी। कॉमन सेंस की बात है, जब जोड़ोगे तो बैलेंस लंबाई ज्यादा आएगी, घटाओगे तो बैलेंस लंबाई कम आएगी। तो दोस्तों खाली करना। इसको सीधा करने के लिए बिना किसी को पूछे सीधा फॉर्मूला होता है E1 बट्टे L1 प्लस L2 बट्टे L1 माइनस L2। ये देख तेरा 120 प्लस 60 अपॉन 120 माइनस 60, 180 अपॉन 60, 3:1। ये तरीका सही इसका, वो तो समझाया था आपको मैंने, ऐसे करना होता है। थैंक यू। आ जाओ चाय बनाते हैं, केटली में पानी गर्म करते हैं। वही कहानी यार, घर है तो सप्लाई सेम है, तो H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT। बस इसमें एक गांठ बांधनी, अगला कुछ नहीं कहता है। बट आप जानते हो हिंदुस्तान के किसी भी घर में सप्लाई 220 वोल्ट की है भैया। आजा बस पढ़ ले क्या कहता है। एक केटली है, स्विच चालू करने पे पानी उबलता 15 मिनट में। तप्त तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2/3 कर दी जाए। ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के, R इक्वल टू रो L बाई A। लंबाई को 2/3 कर दोगे तो R डैश का मान क्या हो जाएगा? 2/3R। सीधी सी बात है,
सिंपल प्रोसेस है। R1 R है तो R2 2/3 R हो गया। वो कहता समान वोल्टेज उतने ही पानी को उबलने में कितना समय लगेगा, पेज खाली कर भैया। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, आप सब अच्छे जानते हैं। H इक्वल टू क्या है वीडू, V²/RT, V सेम। और अगला साहब कहता है कि अब आपको कितना समय लगेगा, तो T वेरी करना है, H सेम, क्योंकि पानी उतना ही है ना, उतने पानी को गर्म करना है तो उसमें इक्वल चाहिए बस। तो फॉर्मूला क्या हो गया, R1 T1 इक्वल टू R2 T2। देख रहे R1 को R कहूं तो R2 का मान क्या आएगा, 2/3 R। बोल हाँ या ना, ठीक है डियर। हाँ भाई, अरे ये गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया इसमें। R1 T2 इक्वल टू R2 T1। ओके, इसको बैठाएंगे नहीं, पढ़े लगना चाहिए क्लास नेचुरल। R1 की जगह यदि R रखूं तो R2 होगा 2/3 R। T2 आपको निकालना है, T1 कितना है दिखाना क्वेश्चन भैया, 5 मिनट मेरे ख्याल से 15 मिनट, सॉरी हटाओ वापस है, ये तेरा 15 मिनट। R से R टिका दे, इसको इससे टिका दे, ये ले दोस्त, T2 का मान क्या आ गया, 10 सेकेंड। सेकेंड है मिनट, पहले क्या था क्वेश्चन देखना, मिनट था तो मिनट में आएगा भाई, मिनट है तो आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में, 10 मिनट, ये आपका मिनट हो जाएगा। थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा लंबा है, मैं तो कहता हूं ये अनवांटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं सोल्व करता हूं आपको इसके लिए। अगर साहब कहता है एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100, 0.01 रेजिस्टेंस का इसके साथ जोड़ा तो एमीटर बना दिया, एमीटर बना दिया तो 100 माइक्रो एम्पियर की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। वो कहता परिपथ में अधिकतम धारा क्या हो ताकि एमीटर अधिकतम पाठ्यांक, ये बात घुमा रहा है यार, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। आप पेज खाली करें, एक मिनट आप पेज खाली करें, आप सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन है यार। जी एस हम जानते हैं दोस्त, आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी गुणा एस। आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी गुणा एस। दोस्तों आप क्वेश्चन में आ जाओ, दो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार कुछ दिमाग जरूरत लगाना। ये कौन है आपका IG है, ये कौन है आपका R है, ये कौन है आपका S है। आपको क्या निकालना है, इसका I निकालना। प्लीज कैलकुलेशन आप खुद कर लो, ये मैं नहीं करूंगा आपके लिए। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं मानता हूं शायद मैं G2A और G2V की खूब बात आपसे कर चुका, आप इसमें क्या मात खाओगे, सिंपल क्वेश्चन है यार। 10 मिली एम्पियर प्रास यानी IG, सीधी सी बात है। 1 ओम कुंडली यानी G, और 1 मिली एमीटर को 1 एम्पियर प्रास के एमीटर में यानी I इक्वल टू 1 एम्पियर। बस आओ संची आ जाए यार, तो याद कर IG मल्टीप्लाई G I माइनस IG मल्टीप्लाई S। क्लियर, आजा। IG कितना भैया 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। G कितना बच्चे 1। अब I कितना है 1, माइनस क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, और S आपको निकालना। बस यहां ये गड़बड़ होता है मामला, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है यहां पर, इतना सा बस। ठीक है डियर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, वो 1 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 टू -3। तो दोस्तों S की जो वैल्यू है वो ये है 10 टू पावर -2 सॉरी 10 टू पावर -2 अपॉन 1 माइनस 10 टू पावर -2। तो 10 टू पावर -2 क्या है 0.01, और ये एक में से 0.01 निकालोगे तो डियर आपका कितना बचेगा 0.99। तो तेरे सामने सामने क्या आ गया 1/99, 1/, थोड़ा घबराना मत, इसमें ये हो जाता है आराम से। थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 20, यह मैं कह सकता हूं कि सर्किट का मेरा प्री क्वेश्चन है। एक वोल्टेज को जो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट हो यहां काम आएगा। आप जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इस पे कोई गुणा भाग नहीं करूंगा मैं। अगला सिंपल कहता वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएं। दो ध्यान दो बच्चों क्लास, ये 1200 और 400 कौन से क्रम में है पैरेलल, तो कर दूं तेरे लिए मैं 1200 मल्टीप्लाई 400 अपॉन 600 गुणा भाग कर दूं, ये 12 चौक 48, 1600, ये दोस्तों आंसर आएगा 300। अब कहने का मतलब ये है सीधा सा यार, दिमाग लगाना तेरा, ये ले, ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जानता है सीरीज में करंट समान होती है, तो V इक्वल टू IR। V दोस्तों सीधा सीधा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 10 को 3:2 में डिवाइड कर दे, यानी
यहां 6 वोल्ट और यहां 4 वोल्ट। आंसर क्या आ गया? 6 वोल्ट। बता, बात पकड़, कुछ नहीं करना। ये 300 ओम, ये 200 ओम, 300 200 ओम जुड़ गए सीरीज में करंट क्या होती है? सेम है, V इक्वल टू आई आर। वी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर ज्यादा वहां V ज्यादा, आर कम वहां V कम। तो 10 वोल्ट की सप्लाई को 3 और 2 में डिवाइड करना, 6 और 4, तो बड़े पे 6 आएगा, छोटे पे 4 आएगा। आंसर आ गया दोस्तों, थैंक यू। हाँ तो डियर, अब तक हमने जो 20 क्वेश्चन सोल्व किए वो इंस्ट्रूमेंट पे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे थे। अब हमारा टॉपिक अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिज्म, क्योंकि हेडिंग है ना मैग्नेटिज्म। ये जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप खाली करें, मैं आपको एक मूल कॉन्सेप्ट बताता हूं दोस्तों। जैसे आप जानते हो ये कोई मैग्नेट है, तो आप देखो ऐसे लाइन होती है, याद है ना? यानी बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, बट अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। बात पकड़ो आगे, बाहर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, अंदर साउथ से नॉर्थ है। पकड़ ली चीज? ओके, अब आ जाओ। ये दोस्तों सपोज करो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये N और ये S, कलर चेंज कर ले आपके लिए। और एक मैग्नेट दोस्तों ऐसे रखा हुआ है, S और N। देखो ध्यान देना, ये पेन ऐसे रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है। देखने में लगता दोनों स्टेबल है, लेकिन हकीकत में दोस्तों ये पेन 180 घूम चुका है। वही बात इस मैग्नेट के साथ है। बट याद करना दोस्तों, बाहर N से S, अंदर S से N, अंदर S से N। ये जो मैग्नेट है, ये बाह्य फील्ड की डायरेक्शन है, ये अंदर की डायरेक्शन है। तो यहां जो थीटा है वो दोस्तों 180 डिग्री है, जबकि यहां जो थीटा है वो मेरे यारो 0 डिग्री है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी साम्य अवस्था है, ये भी साम्य अवस्था है। ये अस्थायी साम्य अवस्था है, ये स्थायी साम्य अवस्था है। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे? इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होगा? U इक्वल टू -mb cos थीटा। आप जानते हो दोस्तों, एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही अस्थायी होता है। कैसे? आपकी जेब में पैसे हो तो आप बाजार जाओगे ना, तो अस्थायी होगे ना। जेब में एक पैसा नहीं हो तो चुपचाप रूम बैठे रहोगे, स्थायी होगे। मेरा डायलॉग है, एनर्जी हमेशा आदमी को अनस्टेबल करती है। बहुत कम लोग होते हैं कि ऊर्जा होने के बाद भी शांत रहें। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आप देखो पहले केस में 180 cos 180 वैल्यू क्या होती है? -1। तो दोस्तों दिस इक्वल टू U इक्वल टू +mb। और दूसरे केस में दोस्तों क्या है? -mb। साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब +mb है वो ऊर्जा ज्यादा है, स्टेबल तो है वो। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और U इक्वल टू -mb, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैं एक प्रकार से और समझाऊं तो देखो, इसका एक तरीका यह भी है दोस्तों, जैसे एक गेंद यहां रखी हुई है और एक गेंद यहां रखी हुई है, यह भी स्टेबल है, यह भी स्टेबल है। इसको थोड़ा खिसकाओ तो वापस यहां आ जाएगी, थोड़ा खिसकाओ तो वापस यहां आ जाएगी। यानी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने के बाद भी यदि हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो, इट कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा खिसकाओ तो गिर जाएगी। ये कौन हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और दोस्तों ऐसे किसी प्लेन पे रखी हुई हो कि यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, इट कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था, उदासीन साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके डियर, तो ये एक बात यहां तक थी। तो मैं जो बात कह रहा था उस डायग्राम में पीछे आप जाके देखें कि थीटा 180 है या थीटा 0 है। देखने में तो दोस्तों फिर से सुनो, ये पेन ऐसे भी आपको दिख रहा स्टेबल है और यूं भी दिख रहा स्टेबल है, पर देखो डियर ये पेन 180 घूम चुका है। ओके, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों थ्योरी की पूरी बात समझा दी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो कहता है दोस्तों, लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड इन द ओरिएंटेशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब है थीटा इनिशियल कितना है? 180। और यहां से कितना घुमाया इसको? थीटा। यहां से थीटा घुमाया तो दोस्तों थीटा फाइनल क्या होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि आप तो थीटा कहां से घुमा रहे हो? इधर से। तो मेजर किस तरफ से करेगा वो? बस अब आ जाओ दोस्तों, तो W इक्वल टू क्या होता है? mb कोस थीटा इनिशियल माइनस mb कोस थीटा फाइनल। एक्चुअल में तो होता फाइनल माइनस इनिशियल,
बट दोस्तों W इक्वल टू माइनस डी यू, तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है। ओके, W इक्वल टू, अब तू तेरा एम भी बाहर ले, कोस थीटा इनिशियल क्या भैया, कोस 180, मैं पूरी बात लूं तेरे लिए, कोस 180 माइनस कोस 180 माइनस थीटा, थोड़ा आगे चल ले, ये तेरा एम भी, अब कोस 180 क्या होता है -1, ये तेरा क्या हो गया प्लस कोस थीटा, तो माइनस बाहर निकाल ले, माइनस एम बी 1 माइनस कोस थीटा, माइनस एम बी 1 माइनस कोस थीटा। इसमें जो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है कि आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से कोई चीज घुमा रहा है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब वो ऑलरेडी 180 डिग्री घुमा हुआ है, जिसकी बात आपसे पहले थ्योरी में कर चुका हूं मैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ा सा फंडा दे रहा हूं। इस टॉपिक में 3 नाम हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय। अब सुन लो भाई, इस पे बहुत सारी बातें हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, ये बहुत सारा पॉजिटिव होता है। बस गांठ बांध ले, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव। क्या कहता है अगला, वो कहता है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक, पैरा मतलब अनुचुंबकीय, थोड़ा सा पॉजिटिव, 1 से बड़ा होगा, वेरी लार्ज ना कम परंतु 1 से अधिक, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, एक फंडा मेरा, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत सा पॉजिटिव, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की जरूरत, अच्छा प्रश्न एग्जाम आता है, ध्यान दे क्लास। वो कहता है द डीप एट ए प्लेस इज डेल्टा, नथी कोण डेल्टा है, इन द प्लेन एट एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन द एपरेंट डीप इज डेल्टा 1, देन टेन डेल्टा 1 क्या है। थोड़ा सा पढ़े हिंदी में, किसी स्थान पर नथी कोण डेल्टा है, चुंबकीय याम्योत्तर से थीटा कोण पर उपस्थित तल के आभासी नथी कोण डेल्टा 1 द्वारा दिया जाता है, तो डेल्टा 1 क्या है। तो 2 बनाओ, सबसे पहले बनाओ रियल, तो रियल बनाया तो आप जानते हो ये कौन है बीवी, और ये कौन है पीएच, और ये कोई एंगल है, स्पष्ट है कितना भाई डेल्टा। अगला साहब कहता है ये आप जानते हो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, और इसके सामने इसको आप सोल्ड करो तो दिस इज 10 डेल्टा। 10 डेल्टा क्या होगा आपके सामने लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या होगा दोस्तों बीवी अपॉन बीएच। देख लो भैया ये एंगल है ना, तो लंब ये आधार है। अब अगला साहब कहता इसकी मैं थोड़ी लोकेशन बदल दूं, तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊं तेरे को अलग कलर के साथ। अगला कहता है दोस्तों ये तो बीवी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तेरा बीएच जो है यहां चला गया, ठीक है डियर, बीएच तेरा यहां चला गया, कितने एंगल पे चला गया थीटा एंगल पे, तो मुझे वहां नहीं चाहिए, मुझे तो यहां चाहिए ना भैया, तो मेरा ये क्या बन गया बी एच कोस थीटा, इसके साथ जो एंगल है वो क्या बन गया मेरा डेल्टा 1 बन गया। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। ये थोड़ा सा ऐसा कल्पना करता है बी एच, तो ये बी एच कोस थीटा, ये डेल्टा 1। अब तेरे सामने फिर से आ जा, तो तू 10 डेल्टा 1 की बात करेगा तो वो क्या आएगा बीवी अपॉन बी एच कोस थीटा। बीवी की वैल्यू यहां से निकाल ले, तो व्हाट इज बीवी, बीवी इक्वल टू क्या है बी एच 10 डेल्टा, ले मैं तेरी वैल्यू पुट कर दूं, तू कहता है तो 10 डेल्टा 1, व्हाट इज बीवी बी एच 10 डेल्टा। ध्यान दे क्लास, बी एच 10 डेल्टा अपॉन बी एच कोस थीटा, बी एच कैंसिल आउट हो गया, तो 10 डेल्टा 1 इक्वल टू 10 डेल्टा अपॉन कोस थीटा। आपको 10 डेल्टा 1 पूछ रहा अगला, तो 10 डेल्टा 1 क्या हो गया रे 10 डेल्टा कोस ऊपर जाए क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो 10 डेल्टा सेक थीटा। दोस्तों आंसर क्या आ गया आपका सेकंड। थोड़ा सा ध्यान दे क्लास, अच्छा क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना लिया, फिर शिफ्ट कर लिया, कंपोनेंट तोड़ लिए, वैल्यू पुट कर ले। ओके थैंक यू दोस्तों। इस क्वेश्चन नंबर 24 या इस मैग्नेट के टॉपिक में जब जब टाइम पीरियड की बात आती है तो फॉर्मूला आता है T इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू आई अपॉन एम एच। यहां एक बात ध्यान देना, अब आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहां भी एक कैपिटल एम काम आता है, यहां भी एक कैपिटल एम है, तो आई के साथ जो कैपिटल एम है वो उस मैग्नेट का मास होगा, और ये जो एम है ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। थोड़ा सा इसको सुन लो पहले से, बस ज्यादा
दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े सुन लो तो आदमी का सावचेत हो जाता है बस। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक चुंबकीय कोई है जिसकी चौड़ाई लंबाई समान है, लंबाई की तुलना इसका टी आवर्तकाल है। अब वो कहता है इसे n भागों में लंबाई के लंबवत ऐसे, दोस्तों वो कहता है ऐसे इसे n टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए और फिर किसी एक टुकड़े को लेके वापस उसी फील्ड पे उसको एसएचएम करवाया जाए तो उसका टाइम पीरियड बताओ क्या है। तो डियर ध्यान देना क्लास, यहां टी के पीछे 1 आएगा, आई के पीछे 1 आएगा और एम के पीछे 1 आएगा, एच के पीछे 1 नहीं आएगा, क्योंकि एच कौन है, एच उस फील्ड की जहां वो एसएचएम कर रहा है या ऑक्सीडेट हो रहा है वहां का इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है। जो आप जानते हो कि जब आपने जगह नहीं बदली तो जगह नहीं बदलते हो तो स्थान की तीव्रता चेंज नहीं होती है। बस अब आप एक इसको मिटाएं एक बार भाई। देखो डियर एक सिंपल फॉर्मूला है कि ये एक मैग्नेट है, इसका टाइम पीरियड माना कि T1 है, T1 इक्वल टू 2 पाई I1 M1H। अब यदि मैं इसके एन पीस कर दूं, ध्यान दे क्लास, एम पीस कर दूं तो आप जानते हो मेरा कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम गुणा है। ये कैपिटल एम कौन है, मैग्नेटिक मोमेंट, एम कौन है, पोलर स्ट्रेंथ, और एल क्या है, लेंथ। तो तुम लेंथ को जब 12 टाइम कम कर दिया तो सीधी सीधी सी बात है भैया, कैपिटल एम डैश का मान आ जाएगा एम बाई एन। एक बार एन ले लेते उसको, बाद में अपन 12 पुट कर देंगे। अब यदि इसके तो टुकड़े 12 कर दिए तो तू जानता दोस्तों कोई रोड होती है उसका जो आई है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। प्लीज ध्यान देना, ये एम मास है रे भाई, बार बार कह रहा हूं, एम मास है, लेंथ है। अब तू आई डैश देख, जब टुकड़े 12 कर दिए तो मास भी 12 गुना कम हो गया, एन टुकड़े कर दिए तो मास भी एन टाइम कम हो गया, लेंथ भी एन टाइम कम होगी, लेंथ भी एन स्क्वायर है दोस्तों, आई डैश जो है वो आई अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। भले पड़ी। अरे दोस्तों ये जो कैपिटल एम है ये मैग्नेटिक मोमेंट है, जो स्मॉल एम मल्टीप्लाई एल है, जिसको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य मल्टीप्लाई लंबाई। वो जो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 है वो दोस्तों याद करो कि छड़का केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के प्रति जड़त्व घूर्णन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब आपने किसी चीज के एन टुकड़े कर दिए तो मास भी एन गुना कम हो जाएगा और उसकी लेंथ भी एन गुना कम हो जाएगी। लेंथ में एन स्क्वायर है तो वहां का एन स्क्वायर आएगा, एन एन क्यूब हो गया। ओके डियर, तो ये आई डैश का मान तो आई अपॉन एन क्यूब और एम डैश का मान है एम अपॉन एन। ठीक है डियर, अब अपन इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे। ये तेरा T2, ये तेरा 2 पाई, ये तेरा I2, ये तेरा M2H। ठीक है डियर, बस अब आजा। अब आप ऐसा करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो तो दोस्तों T2 अपॉन T1 करोगे तो साथ हो जाए मेरे T2, तो ऊपर कौन आएगा, I2 अपॉन I1 मल्टीप्लाई M1 अपॉन M2। आजा, साथ हो जा I2। I को मैं I कहूं तो I2 क्या है, I अपॉन N क्यों, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई M1 को मैं M कहूं तो M2 क्या हो गया, M बाई N, कैपिटल M बाई N। M से M कैंसिल आउट, ये दोस्तों N, ये N स्क्वायर, तो आपके सामने T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या बचा, 1 बाई N। तो दोस्तों T2 क्या हो गया आपके सामने T2 इक्वल टू T1 बाई N। अब N का मान क्या है, यहां पर 12 है, N का मान क्या है। अब क्वेश्चन आ जाए भैया, क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा N दिया है, ए मिटा दूं तो दोस्तों आपके सामने आंसर आ गया इसका T बाई N, आपका 4th आंसर हो गया। ये प्रश्न वाकई बहुत काम का है, एक बार इसको नहीं पल्ले पड़ा हो तो दोबारा से देख लेना, पहुंच करके बैक करके। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में जाने से पहले थोड़ा सा कूल हो जाता है एक बार से। देखो डियर ध्यान सुनना, कोई मैग्नेट है, देखो ये इसका ये एम एन कहलाता है, ये एम एस कहलाता है, सॉरी बड़ा एन रखेंगे। ये उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य है, ये दक्षिण ध्रुव सामर्थ्य, ये पोलर स्ट्रेंथ है नॉर्थ की, ये है साउथ की। ये वैसे ही है दोस्तों जैसे यहां जितना मान लो प्लस क्यू है उतना यहां पर माइनस क्यू होता है। यानी जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं, वैसे एक मैग्नेट में दोनों पोलों की स्ट्रेंथ इक्वल और अपोजिट होती है। एक बात और भी बताऊं चाहूं आपका मैं दोस्तों, आप एक बात देखते हो अच्छी तरह से, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, याद करो फोर्स लाइन प्लस से माइनस जाती है। वैसे ही याद करना मेरी बात दोस्तों, एन और एस, तो फोर्स लाइन ऐसे होती है, एन से एस, एन से फोर्स लाइन बाहर निकलती हैं, इसलिए पॉजिटिव को आप एन की तरह ट्रीट करते हो और नेगेटिव को आप एस की तरह ट्रीट करते हो। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीजें होती है।
नॉर्थ पोल बोले तो पॉजिटिव नेचर, साउथ पोल बोले तो नेगेटिव नेचर। ओके डियर, यहां तक एक बात हुई। अब आप एक बात देखना, यहां एक शब्द आता है, यहां एक शब्द आता है पी, तो याद करो पी क्या होता है, Q मल्टीप्लाई L। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बोल दो। यहां दोस्तों कैपिटल M आता है, वो क्या आएगा, स्मॉल m मल्टीप्लाई L। इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। यह है इलेक्ट्रिक मोमेंट। यहां जो काम Q करता है, यहां वो काम M करता है। लंबाई तो लंबाई होती है भाई, कहीं नाप लीजिए। ओके डियर, एक बात। और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आघूर्ण का मतलब है, याद है ना, दुनिया में जड़त्व आघूर्ण के अलावा सारे आघूर्ण सदिश होते हैं। गांठ बांध ले, दुनिया में जड़त्व आघूर्ण के अलावा सारे आघूर्ण क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। हां तो डियर, अब हम हमारे क्वेश्चन में आते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर लंबाई तथा पीएम द्विध्रुव आघूर्ण। देखो डियर, ध्यान सुना, ये कोई एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या ले लिया, इसने पीएम ले लिया। अब छोड़ो पीएम यार, इसको आप ऐसा करो पी कह दो, तो पी की वैल्यू क्या है, पीएम है। समझने के लिए इसको पी कह देते हैं, मतलब पहले कितना है, पी है। ओके, अब आगे चलो। अब वो कहता है इसको 6 और 8 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया और विपरीत ध्रुव को एक दूसरे पास रखा। दोस्तों, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और ये आप दूसरा कोई पोल रखें तो जैसे ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। ठीक है डियर, तो इससे हम लोग कलर कॉम्बिनेशन चेंज करें तो इसके कारण इधर एक कोई आपका क्या आएगा, पी आएगा। अब उसमें खेल डायरेक्शन का आएगा तो डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले लेते हैं। तो इसके बजाय अपन ऐसा करते हैं, इसको एन कह देते हैं, इसको एन एस, इसको एस कह देते हैं, उसको एन कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं, इसको एस कह देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन बना रहे हैं अपन। ठीक है डियर, अब इस पी को क्या कहेंगे अपन, डिस्टेंस कितनी है इसकी, इसकी 6 मान लो आप। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई एम। इसको आप ऐसा करो P1 कह दो। इसके कारण जो इधर आएगा उसको आप P2 कह दो, वो कितना हो गया, 8 है। अब P1 P2 दोनों क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अपन जानते हैं फिर जो P डैश आएगा नया, वो जानते हो दोस्तों 6 और 8 का क्या होता है, 10 होता है। तो ये आपके सामने क्या आ गया, 10 एम आ गया। बस पहले कितना था दोस्तों आपका पीएम जो था उसको अपन क्या कह सकते हैं, 14 एम कह सकते हैं। बस अब आप देखो P अपॉन P डैश, P कितना है 14 एम और P डैश कितना डियर 10 एम। तो ये तेरा कितना हो गया 1.4। तो तेरे सामने P1 का मान क्या है, P अपॉन 1.4, P अपॉन उस P को अपन क्या कह सकते हैं, PM। तो आपके पास आंसर आ गया 1.4, थर्ड आंसर आ गया। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस PM वगैरह क्या कंफ्यूज कर दिया। कहने का मतलब ये है, एक मैग्नेट है, सुन ले भाई, इसका मान ले कि P है, इसके दो टुकड़े किए 8 और 6, 8 और 6 क्या कर दिया परपेंडिकुलर, कितना हो गया 10। यानी कहने का मतलब है पहले जो चीज आपकी 14 थी वो अब कितनी होगी डियर, 10 हो गई। तो 14/10, 1.4। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो दोस्तों याद करो 23 में क्या था, 10 डेल्टा 1 इक्वल टू था 10 डेल्टा अपॉन कोस थीटा। बस वही फॉर्मूला, 23 तो पूरा कर दिया आपको मैंने। अब सुन लो क्या कहता है, वो कहता था करेक्ट वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट द प्लेस इज 45, यानी 10 थीटा का मान क्या है 45, 10 45। अब कहता है द डीप सर्कल इज रोटेट थ्रू 45 आउट ऑफ द, थीटा कितना घुमा दिया 45। तो ये तरह कितना आ गया cos 45। ठीक है डियर, बस तो ये कहता है अब आभासी नति कोण क्या हो जाएगा, तो 10 डेल्टा 1 cos 10 45 एक होता है, cos 45 1/√2 होता है, ऊपर जाएगा √2। दोस्तों इनवर्स आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट 10 इनवर्स √2। यानी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 26 एक जैसे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपको 26 याद रखना है। 23 डेरिवेशन था, कंप्यूटेशन इतना नहीं होगा, वहां फिक्स है 10 डेल्टा 1 इक्वल टू 10 डेल्टा अपॉन कोस थीटा। डेल्टा रियल, डेल्टा 1 अपरेंट या वर्चुअल कह सकते हैं, थीटा जो लोकेशन बदली है उसने। बस याद कर ले इसको, रोक सुन ले, एक बार एग्जाम आता है। थैंक यू। क्वेश्चन 27 देखे भाई, कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक, वापस आना, बोर्ड खाली करना, एक फॉर्मूला होता है x t नोट
एक्स टी इनवर्स और एक्स टी इनवर्स टी माइनस टी सी। यह है प्रतिचुंब पदार्थ के लिए, डाई के लिए, यह है पैरा के लिए, वो है फेरो के लिए। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है, जो डाई होता है, उस एक्स का टी से कोई संबंध नहीं होता है। अनुचुंबकीय में, पैरा में, ये दोस्तों एक्स टी के इनवर्स हो जाता है, यानी टी बढ़ेगा तो एक्स कम होगा। और फेरो में दोस्तों एक क्यूरी टेम्परेचर है, उसके बाद एक वेरीज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, तीन क्रम याद रख लो, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय यानी डाई, अनुचुंबकीय यानी पैरा, फेरो। पहला है उस एक्स का टेम्परेचर कोई संबंध नहीं है, दूसरे में टेम्परेचर टी के इनवर्स है, तीसरे में दोस्तों क्यूरी टेम्परेचर कॉन्सेप्ट आता है, वो अलग चीज थोड़ी सी। अब आ जाओ क्या कहना चाहता है। पहला ऑब्जेक्ट दोस्तों इसका, ताप बढ़ाने पे अनुचुंबकीय पदार्थ का बाह्य चुंबकीय तो बढ़ जाता है, तो एक्स तो टी के इनवर्स है भैया, नहीं। दूसरा है, ताप बढ़ाने पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, कोई लिंक ही नहीं है प्रतिचुंबकीय में। थर्ड है, ताप बढ़ाने पे प्रति घट जाता है, ताप बढ़ाने पे दोस्तों, तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ। ठीक है डियर, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में जाने से पहले खाली करना बोर्ड, अपन थोड़ी सी इस पे बात करना चाहेंगे। देखो डियर, ये कोई मैग्नेट है, ये इसकी कहलाती है अक्ष, ये इसकी निरक्ष, एक्स और इक्वेटोरियल लाइन। एक तो पहली बात सुन लो भी, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है। यदि यहां से डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो दोस्तों इसके द्वारा जो बी है वो है म्यू 0/4 2m अपॉन डी क्यू। ध्यान सुन ले इसको, ये कैसे आया इसकी बात नहीं करी, तो पढ़ा दिया साल टीचर ने आपको। ये कोई मैग्नेट है, आप इसकी एक्स पे बार बार कह रहा हूं, डिस्टेंस मेजर्ड, एक गुरु मंत्र ले ले, दूरियां हमेशा केंद्र से मेजर की जाती हैं, चाहे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टेट हो, चाहे मैग्नेट हो। डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। अब यदि यहां से ये किसी आर दूरी पर सपोज करो ऐसे, तो यहां दोस्तों B2 कह दो, इसको आप B1 कह दो, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू 0/4 m अपॉन r क्यूब। इधर मान लो डिस्टेंस r पे है, उधर डिस्टेंस d पे, तो कहने का r दोनों बराबर हो, तो इधर भी d हो, इधर भी d हो, तो दोस्तों अपन जानते हैं अक्ष पे उसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी है वो निरक्ष से डबल होती है, थोड़ा याद रखना होता है। क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं। कई बार क्वेश्चन बनता है यहां, वह दूरियां बताओ चाहे अक्ष और निरक्ष की तीव्रताएं बराबर हो जाएं, दोस्तों इसको r लेना होगा, उसको d लेना होगा, दो सोल्व करो, r और ये क्यूब उठाओगे ना तो 1/3 इसका आंसर आता है। बहुत क्वेश्चन अपने आप में ये, जब दोनों जहां B1 B2 वैल्यू बराबर हो, तो बताओ r और d के बीच रिलेशन क्या है। मैं मेरी बात को फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, आपके सामने एक मैग्नेट है, एक उसका अक्ष है, एक उसका निरक्ष है। अक्ष पे माना d डिस्टेंस पे, निरक्ष पे r डिस्टेंस पे। इसकी इंटेंसिटी म्यू 0/4 2m अपॉन डी क्यूब, इसकी म्यू 0/4 m अपॉन r क्यूब। आर और डी सेम हो सकते हैं, मैं बार बार कंफ्यूजन नहीं हो, मुद्दा ये है कि ये दोस्तों हाफ होती है, वो डबल होती है। ये कह सकते हैं B1 जो है वो B2 की डबल है, एक सेम डिस्टेंस हो जाएंगी, तो क्योंकि तुलना तब कर पाओगे ना जब डिस्टेंस सेम दोगे। ये इस प्रश्न की थ्योरी है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्षैतिज तल में दो छोटे एक समान छड़ चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण दोनों के m है और वो एक दूसरे से 2d दूरी पर स्थित हैं तथा इनके अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनके ठीक मध्य बिंदु पे B का बोर्ड खाली करें भैया। देखो दोस्तों स्पष्ट कहता है, एक चुंबक ये है, ये इसकी अक्ष है, और दूसरा कोई मैग्नेट ये है। यहां दोस्तों अगला साफ कहता है कि एक मैग्नेट ये रखा हुआ है, जिनके बीच की दूरी दोस्तों डिस्टेंस हमेशा यहां से यहां मेजर जाएगी भैया। विपरीत ना भैया, इसमें बात ही नहीं है कोई। ये कितनी है, 2d है, ध्यान देना क्लास, ये कितनी है, 2d है। तो मध्य पॉइंट जो है दोस्तों वो इससे भी किस डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, और इससे भी किस डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। क्लियर, यानी ये पॉइंट जो है वो वहां से भी किससे है, d डिस्टेंस पे है, यहां से भी किससे है, d। लेकिन डियर, एक नंबर का तो ये निरक्ष है और 2 नंबर का दोस्तों ये
अक्ष है। क्लियर? बस अब आप एक काम कर सकते हैं, यदि इस निरक्ष वाले को सब कुछ एक है, इसको आप बी कहोगे तो वो क्या कहलाएगा? 2b। इसका अर्थ ये डियर, बात को थोड़ा सा घुमा दूं, बी और 2b दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोस्तों रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √5b हो जाता है। बोल हाँ या ना? √5b हो गया भैया। ओके, b क्या है? μ0 बटे 4πm अपॉन d³ मल्टीप्लाई किसके कर दो? √5 के। आंसर निकालना भैया दोस्तों, √5 के आंसर ग्रुप में ले लो, ये आंसर पड़ा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें सारा खेल ये है कि डिस्टेंस मेजर कहां से होती है? सेंटर से। और एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और याद कर ले भाई, एक जैसे मैग्नेट यदि एक दूसरे लंबवत रखे हुए हैं तो आंसर हमेशा √5b आएगा। √5b, बी मतलब जो एक के कारण है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा फिर फंडा काम आएगा। सुनो, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, डाई, पैरा, फेरो, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव। अगला क्या कह रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब थोड़ी सी नेगेटिव होती है, किसकी? प्रतिचुंबकीय की। किसकी? डाई की। कौन सा है? ये डाई की। आंसर हो गया एक नंबर। सिंपल फंडा है। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 30 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बात ही नहीं है। अगला कहता है एक चुंबक के द्विध्रुव उत्तर दक्षिण। तो एक बात सुनो भैया, ये ऐसे फिक्स होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको तो आप हम चेंज कर सकते नहीं ना, ये फिक्स होता है भैया, कहने की बात ही नहीं। अब वो कहता है कि कहां रखा हुआ है? उत्तर दक्षिण में। लो कलर चेंज कर ले, ये कोई उत्तर दक्षिण रखा हुआ है। बस P1 P2, P1 कहां पर है? P1 किस में है? उत्तर में है। P2 कहां है? दक्षिण में है। Q1 क्या है? पूर्व में है। और Q2 क्या है? तो सीधी सी बात है, P1 P2 में समान होगा और Q1 Q2 समान होगा। तो एक आंसर ऐसा, P1 और P2, दो आंसर है इसमें। P1 P2 पे सेम होगा और Q1 Q2 पे सेम होगा, क्योंकि P1 P2 इसकी एक्स पे है, Q1 Q2 इसकी निरक्ष पे। सिंपल प्रश्न था। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 31, ये पता नहीं भूल से कैसे रह गया। इस क्वेश्चन का एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। एक्चुअली में यहाँ डी की जगह x² + l² आएगा, उसका 3/2 आएगा। मैं नहीं मानता उसकी कैलकुलेशन काम की है, मैं तो उसको नहीं करूंगा, आप अपने देख लेना भाई। ओके, थैंक यू। हाँ डियर 32, ये है एग्जाम का प्रश्न। तो भाई, द मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट -73 डिग्री इज 0.006, देन इट्स वैल्यू। दोस्तों बहुत सुंदर क्वेश्चन है। x1 अपॉन x2 = T2 अपॉन T1। कर लोगे यार? अरे इसमें 273 ऐड करना होगा, या कर देता हूं तेरे को यार। x1 क्या है? 0.006, x2 तेरे को निकालना है, T2 क्या है? -173, तो -173 प्लस 273, T1 क्या है? -73 प्लस क्या है? 273। देखिए कितना बचा? 100। ये क्या बचा? 200। कितना बचा? 1/2, गुणा कर दे, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, ये इस प्रकार का पहला प्रश्न आया है, बात करेंगे, ध्यान से पढ़ो। द कोरिसिव फोर्स फॉर ए सर्टेन परमानेंट मैग्नेट इज 4 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। सारा खेल इसमें किसका है? यूनिट का रहेगा, एम्पियर पर मीटर। आगे चल। दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड करंट इज पास्ड इन द सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज इट कंप्लीटली, फाइंड द करंट। वो कहता है कि इसमें कितनी करंट बहें कि टोटली क्या हो जाए? डी। दोस्तों आप जानते हो इस प्रकार के प्रश्न जब भी स्टार्ट होते हैं, इसका फॉर्मूला होगा H/B/μ0। वैसे मेरे पास इसका फंडा भी है दोस्तों, μ0 = होता है B/H। आप तो नहीं पढ़ते होंगे, आप तो कंप्यूटर के जमाने के लोग हो। हमारे टाइम एक बाल हंस नाम की बच्चों की किताब आया करती थी, तो हम इसको याद कराते हैं, μ0 = बैलेंस B/H। ओके डियर, और यदि बात को थोड़ा आगे लें तो B क्या होता है? B आप सब जानते हो दोस्तों, μ0 Ni होता है ना? बस इनको अब सबको मिला देते हैं लपन। तो आपने क्या कहा? H = B/μ0। और व्हाट इज B? μ0 Ni अपॉन μ0। ये कैंसिल आउट दोस्तों। H = क्या आ गया? Ni। ओके डियर, अब आपके सामने I = क्या है? H/N। H कितना है?
4 मल्टीप्लाई, ध्यान दे क्लास, 4 मल्टीप्लाई 10⁴। एन क्या है? 40 फेरे पर सेंटीमीटर। ये पर सेंटीमीटर है भाई, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे ना तो ये 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे 40 है, तो 1 मीटर पे दोस्तों 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई 100 कर दो, 4 से 4 काट दो, ये 3 बिंदु से कट जाएगा, इसका आंसर आ गया 10। तो दोस्तों आंसर हो गया 10 एम्पियर। ध्यान देना इस चीज को, ये फेरे पर सेंटीमीटर है, तो उसको पर मीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे जाने से पहले मैं बहुत पैची दिमाग में उस बात करना चाहूंगा। मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक मैग्नेट, एक होता है धारावाही चुंबक। एक करंट कैरिंग मैग्नेट बनता है, एक करंट से चुंबक पैदा होता है, और एक प्रकृति ने आपको Fe3O4 के रूप में चुंबक दे रखा है, बट चुंबक भाई चुंबक होता है। पेज खाली करना डियर। दोस्तों ये N पोल, S पोल, ये भगवान के द्वारा बनाया गया चुंबक है, जिसमें पदार्थ है तो एटम है तो ये सीन है। दूसरा करंट कैरिंग, किसी लूप में आप करंट बहाओ तो आप देखो, यदि ये नॉर्थ वाइज करंट बहती है एंटी क्लॉक तो नॉर्थ पोल बन जाता है, क्लॉक वाइज है तो साउथ पोल बन जाता है। 2 प्रकार के मैग्नेट हैं, एक भगवान के द्वारा बनाया चुंबक, एक इंसान के द्वारा बनाया चुंबक। इंसान के द्वारा चुंबक किससे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। वहां भी लूप बन रहा है, यहां मैग्नेट है, पदार्थ है, एटम है। एटम किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियस और ऑर्बिट से, तो ऐसे घूमता है, वहां भी घूम रहा है, यहां भी घूम रहा है। इसमें यदि मैं एम की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है NaI। एन यहां नंबर ऑफ लूप्स है, ए उसका एरिया है, आई उसकी करंट है। चलो लूप को अपन एक बार एक कर देते हैं, तो एम का फॉर्मूला होता है A × I। ठीक है डियर। अब मैं इसी चीज को देखो यहां लेके आता हूं, यहां इसको मैं कैसे लेके आऊं, अब आप जरा मेरे साथ थोड़े से। यहां दोस्तों ये I इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो I = क्या होगा? E/T। T दोस्तों टाइम पीरियड, वो क्या होगा? बोलो 2πr/v, क्योंकि एक पूरा चक्कर कितने का? 2πr का। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो तेरे सामने I क्या हो गया रे? EV/2πr। बोल हाँ या ना? I = बोल भाई, I = EV/2πr, और उधर m क्या है? AI। अब ये तेरा I हो गया, इस I की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, मिलाता हूं आपस में से, तो A = I क्या है रे? EV/2πr। मैं कलर चेंज कर लूं तेरे लिए दोस्तों समझाने के लिए, ये मेरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आ जा, तो कैपिटल M = क्या है? A क्या है? πr²। वो क्या है? EV अपॉन क्या है? 2πr। देखो मैं ऐसे आपस में कर रहा हूं इसको, पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो कैपिटल M का मान क्या आ गया रे? EVr/2। एक काम करो, इसको r को इधर लो दोस्तों, आपके सामने इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, MEVr/2m। यहां जो m है वो एक तरह से मास के रूप में लिया है, तो ये MVr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो तेरे सामने E बच गया ना, तो EJ/2m। सब मिल रहा आपस में, तो सब एक ही है, ये घबराए नहीं, सब घूम फिर के एक ही है। बस चुंबक 2 प्रकार के हैं, एक इंसान ने बनाया करंट से, एक भगवान ने बनाया Fe3O4 से, जिसको अपन मैग्नेटाइट कहते हैं। वो एटम से बनता है, एटम मतलब न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स। दोस्तों जोड़ने की कोशिश की है मैंने, I = EV/2πr, एक M = होता है AI। चाहे इस फॉर्मूले को काम ले ले, चाहे इसको काम लेने, दोनों का अर्थ डियर एक ही है, कहीं को फर्क नहीं है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हमारे पे। अगला साहब कहता है हाइड्रोजन, वही क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के इतने मीटर त्रिज्या के पथ पे इतने हर्ट्ज आवर्त घूर्णन करता है, तो तुल्य चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो दोस्तों आप जानते हो कैपिटल M का मान क्या है? कैपिटल M का मान क्या होता है? AI। कहने की बात ही नहीं है। A क्या है? πr²। I क्या होता है? E/F। एक ही बात है, E/T बोल दो, E/F बोल दो, बस। अब कोई दिक्कत नहीं भाई, अब वैल्यू पुट कर ले भाई, कैलकुलेट तो कर ले यार,
कर लेगा। इन सब की दोस्तों वैल्यू हम पुट करते हैं तो बाकायदा मेरे सामने गुणा भाग की पड़ी है, इसका आंसर आ रहा है 8.88 मल्टीप्लाई 10⁻24। इसका फर्स्ट आंसर हो गया। बात इतनी सीधी ना। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो ध्यान दो, ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है। इसका एम सेम है, एम लेंथ एल। ओके डियर, तो इसका कैपिटल एम क्या है? स्मॉल एम मल्टीप्लाई एल। इसका भी कैपिटल एम क्या है? स्मॉल मल्टीप्लाई एम। मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान दो क्लास। यदि एक आदमी इसके ऐसे दो टुकड़े करे और एक आदमी इसके ऐसे दो टुकड़े करे, ऐसे दो टुकड़े करोगे तब भी जो एम डैश है वो स्मॉल एम मल्टीप्लाई एल बाई 2 होगा। होने को तो यहां भी एम डैश एम बाई 2 होगा, और यहां भी आप दो टुकड़े करो एम डैश से तो यहां दोस्तों एम बाई 2 मल्टीप्लाई एल होगा। ध्यान दे क्लास, आंसर तो यहां भी एम बाई 2 हो गया नया, वहां भी एम बाई 2 है, पर गौर करना इस तरह से काटोगे तो दोस्तों एरिया नहीं बदला, एरिया नहीं बदला तो स्मॉल एम नहीं बदलेगा, क्योंकि स्मॉल एम है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसे काट दोगे तो एरिया आधा हो गया, उससे स्मॉल एम आधा हो गया। ओके डियर, एल का फर्क नहीं पड़ा, बस यही क्वेश्चन है भाई। तो तेरे सामने है, लंबाई समान है, एरिया 1:2:6 है, तो भाई एम भी क्या हो जाएगा? 1:2:6 हो जाएगा। बात की जरूरत ही नहीं कहीं यार। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन 36 को पढ़ने से पहले एक बता दूं, ये टिल्डन इफेक्ट जो है वो एक्चुअली हमारा पार्ट नहीं, केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री में काम आता है, इसलिए डियर इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ इतना ही कहेंगे बस, ये जो आपका इसका कारण है और डायनेमो इफेक्ट कहते हैं इसको, इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे। ये टिल्डन इफेक्ट होता है फिजिक्स में, ये सरफेस केमिस्ट्री में जब आपने पढ़ा होगा तो टीचर आप पढ़ाया होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थीम बताऊं क्या? आप पेज खाली करना। इसकी थीम ये है कि ये कोई एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इस पे आप वायर लपेट दी, इसके अंदर हमने दोस्तों कोई पदार्थ रख दिया मैग्नेटिक, इसमें करंट फ्लो आई हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात है इस पदार्थ का खुद का अपना एक फील्ड है मैग्नेटिक, एक करंट फ्लो उसका फील्ड है, दोनों के फील्ड ऐड हो जाएंगे तो टोटल जो बी बनेगा इसमें वो बनेगा μ0 I + H। म्यू नोट तो लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिपेंड ये करता है मीडियम कौन सा है, ये तो बहुत जरूरी है। तो B = μ0 I + H। B इसके अंदर टोटल मैग्नेटाइजेशन है, I इस करंट से डेवलप हुआ है, H जो बंदा पहले से लिए बैठा है। अब अपन एक बात को आगे चले, अब अपन इसको थोड़ा ऐसे कह दे, B/μ0 = I + H। ठीक है डियर, हमें निकालना क्या? हमें स्पष्ट है, क्वेश्चन खोलना है एक मिनट। अगला स्पष्ट कहता है कि आपको चुंबकन I का मान निकालना। वापस आ जाओ, हमें I निकालना है तो उसको I निकालना है तो H = क्या होगा? B/μ0 I = -H। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लो, कलर भी पेन का चेंज कर लेता हूं। आ जाओ दोस्तों, अब आपके सामने I = है B/μ0 -H। H क्या होता है? Ni। ओके डियर, B का मान है 1.57। कुछ देखो 1.57 को मैं लिख दूं π/2। μ0 क्या होता है? 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 माइनस n नंबर ऑफ लूप। क्वेश्चन दिखाना, नंबर ऑफ लूप जो क्या है? 2000। वापस आ जा, ये 2000 और I जो कितना है? क्वेश्चन दिखाना, I कितना है? 2। वापस आ जाओ, ये दोस्तों आपका 2। बस ये पाई से पाई कैंसिल आउट करने के लिए मैंने B की पाई में कन्वर्ट कर ली। ओके डियर, ये तेरा क्या है? 10⁻7/8 माइनस 4000। इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे अपन, इसको भी 10⁻6 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आंसर निकालना दोस्तों। इसका जो आंसर आया वो आंसर 10⁻6 की पावर में जो आएगा 1.25। अच्छा, 6 में कैलकुलेशन दोस्तों आप लोग कर लेना। इसका जो आंसर आया हुआ है 1.25 10⁻6। मैं यहां एक बात करना चाहता हूं, एक मैग्नेट है, उसको रख दिया आपने सोलेनॉइड में जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसके कारण एक फील्ड पैदा होगा मैग्नेटिक, उससे वो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइज होगा, नॉट इंड्यूस्ड शब्द काम लेंगे, उसका होगा मैग्नेटाइजेशन। तो B = μ0 I + H। I निकालना आपको, H अपन जानते हैं क्या होता है? Ni, वो I करंट है भाई। यहां एक तो यहां ध्यान देना, I करंट भी बता रहा है और एक I जो है वो दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो ये दोस्तों आपका B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस आई है, गुणा भाग का अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। ओके, थैंक यू। हाँ तो डियर, ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 37 से बन के आया है। क्या फॉर्मूला बन के आया अभी बताया आपको मैंने, म्यू इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस एक्स। तो दोस्तों म्यू इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस व्हाट इज एक्स, 599, ये आपका 600 हो गया। तो दोस्तों म्यू इक्वल टू म्यू नोट क्या होता है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई 600, इन सबको गुणा करोगे तो आंसर आएगा 7.5 10 टू पावर -4। आप इसको आराम से करके देख सकते हैं, लेकिन ये 37 से आया है। तो 37 और 38 के फॉर्मूले फिर सुन लो, B इक्वल टू बी नोट सॉरी म्यू इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस एच, यहां से चीजें बन जाती हैं अपने। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो पिछले कुछ क्वेश्चनों को इसने मिक्स कर दिया। एक बार बोर्ड खाली करना। इसमें दोस्तों हमने आपको अक्स के दो फॉर्मूले बताए। एक अक्स तो क्या है, I/H, और एक अक्स का जो संबंध है टेम्परेचर जो क्या होता है, अक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। तो C को कांस्टेंट ले लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा C/T इक्वल टू I/H। अब आप क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन में आते हैं तो आपके सामने सामने दोस्तों फॉर्मूला बन गया C/T इक्वल टू I/H। अब आप जानते हो C कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। इसके पीछे 1 लगा दो, इसके पीछे 1 लगा दो, इसके पीछे 1 लगा दो, तो फॉर्मूला होगा T1 I1/H1 इक्वल टू C, T2 I2/H2 इक्वल टू C। तो C इक्वल हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना, देखो T1 I1/H1 इक्वल टू T2 I2/H2। लो कलर चेंज कर दो आपके लिए मैं, और दोस्तों इसको सोल्व करें आपके लिए। आप खुद कह रहे हो T1 क्या है भैया, पहले 4, I1 क्या है तो खुद कह रहा है 8, H1 क्या है 0.6, T2 क्या है 16, I2 तेरे को फाइंड आउट करना है तो यहां तू I2 कर दे अपॉन H2 कितना भैया 0.2। देख ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा 2 हो गया, ये इससे फिर 2 हो गया, तो I2 की वैल्यू 2/3 आ गई। ये I की वैल्यू 2/3 आ गई। ठीक है, ठीक से प्रॉब्लम अपने आप में है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 40 थ्योरी का बहुत सेट क्वेश्चन है, एग्जाम आता भी भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल, निम्न धारणशीलता, निम्न निग्राहिता, रिटेंटिविटी लो हो और कोरिसिटिविटी भी दोस्तों लो हो। ये रिटेंटिविटी कोरिसिटिविटी याद आ रहा है, कुछ पेज खाली करना है, कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या, याद आ गया? ये आपको अच्छी तरह पता है। इधर आपका H होता है, इधर आपका B होता है। इसकी दोस्तों एक स्लोप होती है जिसको थीटा कहते हैं, जो tan थीटा इक्वल टू आपके सामने BH/A है, उसको अक्ष कहते हैं। याद रहे, बहुत तरह क्वेश्चन है। कोरिसिटिविटी, रिटेंटिविटी, निग्राही बल और ये सब चीजें पढ़ लेना भाई। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ पाया इस प्रकार का, बट पढ़ लेना इसको। स्टेसिस लॉस बोलते हैं इसको, सेथिल्य वक्र की हानि बोलते हैं इसको, पढ़ लेना, एग्जाम क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 41 नीट में इस लेवल की प्रॉब्लम आती है और इस तरह की प्रॉब्लम बच्चा कई बार नहीं कर पाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक तो सुन लो, कोई भी लूप होता है ना, वो चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो चाहे सर्किल फॉर्म में हो, दोस्तों बंद लूप है तो उसका जो एम है वो होगा A × I, एरिया मल्टीप्लाई करंट। आ जाओ जी। ओके डियर, अब देखो वो कहता है पहले एक स्क्वायर लूप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है, तो इसका A क्या होगा, आप जानते हो एरिया क्या होगा इसका, A² × I, माना इसकी लंबाई कितनी है A। अब वो कहता इसी को मैं एक लूप बना दूं, इसी को लूप बना दूं तो मेरा जो m' है वो क्या आएगा A × I। मेरा A क्या होगा πr²I। पर मुझे तो R नहीं दिया हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेरे को R नहीं दिया, पर मैं जानता हूं मेरा R किससे बना है 4A × 2πr। भाई A 4A, इसी तरह से मैंने वर्त बनाया है तो बस ठीक है। तो मेरे सामने सामने A/R की वैल्यू क्या होगी, देखो A/R की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। ठीक है डी, A/R क्या हो गया π/2। तो पेज खाली करना। तो दोस्तों अब आप देखो, पहला ये है, इसको आप M1 कह दो, तो M1 क्या होगा A1I। दूसरे को आप M2 कह दो, वो क्या होगा A2I। I के पीछे 1 2 लगाया मैंने, करंट तो सेम है। ओके, आपको क्या निकालना है
M2 निकालना है। तो व्हाट इज M2? तो A2 ऊपर जाएगा, A1 नीचे आएगा और M से मल्टीप्लाई कर दो। तो A2 क्या है? लूप। लूप क्या है? पाई R स्क्वायर। A1 क्या है? आपका वर्ग, वो कितना होता है? A स्क्वायर मल्टीप्लाई M। अब आप देखो दोस्तों, ये तेरा पाई हो गया, R अपॉन A क्या है? A अपॉन R पाई बाई 2 है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 बाई पाई। तो ये तेरे सामने क्या होगा? उसका पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई M। पाई से पाई कट गया दोस्तों, आंसर हो गया 4M अपॉन पाई। आंसर दिखाना भैया, 4M अपॉन पाई। आंसर क्या आ गया आपका? सेकंड। ओके डियर, थैंक यू दोस्तों। 42 साहब कहता व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल इज सीटेड अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। भाई सीधी सी बात है, अनुचुंबकीय पदार्थ बदल जाएगा, बात ही नहीं है। अनुचुंबकीय पदार्थ में वो चेंज हो जाएगा राजे, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, चेंज टू पैरामैग्नेटिक। ओके डियर, थैंक यू। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड इज जीरो। वर्टिकल, वर्टिकल एक तो दोस्तों BV होता है और एक आपका BH होता है। यहां क्या पूछ रहा है? BV। तो BV किस पे होता है दोस्तों? निरक्ष पे होता है। निरक्ष का मतलब मैग्नेटिक इक्वेटोरियल पे होता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका फर्स्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 45 अगला साहब कहता है द एंगल्स ऑफ डीप एट प्लेसेस 30 और 40 डिग्री द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डीप दे दिया, नतिकोण दे दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमसे पूछता है तो क्या दिया? तो फॉर्मूला होता है हमारा BH इक्वल टू B कोस थीटा। इसके 1 लगा दो, इसके 1 लगा दो। B तो कांस्टेंट है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा BH1 BH2 कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2। थीटा 1 क्या है? 30 डिग्री, जो क्या होता है? √3/2। और कोस 45 क्या होता है? 1/√2। दोस्तों दोनों डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3 रेशियो √2। ओके, थैंक यू दोस्तों। फिजिक्स पंच 14th का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करते हैं इसको। देखो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो कहता है कि the time period of bar magnet is an oscillation magnet meter is 2 seconds. If the magnet is cut into 4 identical pieces as shown in figure, then time period of vibration of one piece will be. खाली करना एक बार। देखो डियर, अभी आपको कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन में कराया था मैंने, यदि किसी मैग्नेट को आप इस प्रकार से n काट देते हो तो दोस्तों T डैश का मान आएगा T/n। याद कर ले तो भाई, यदि कोई मैग्नेट हो उसका टाइम पीरियड T हो और ऐसे n टुकड़ों में काट देंगे तो आंसर आएगा T/n, जो मैं पिछले किसी क्वेश्चन में किया है। ओके, लेकिन आ जाए क्वेश्चन खाली करें। यहां दोस्तों गड़बड़ है, यहां ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया। ध्यान दे क्लास, ये एक मैग्नेट है, इसका कैपिटल M है माय डियर, M मल्टीप्लाई L। यदि मैं इसको ऐसे काटूं तो L भी आधा हो गया, ऐसे काटूं तो M भी आधा हो गया, तो प्रत्येक टुकड़े का जो M डैश है वो M/4 हो गया। क्लियर? ध्यान करो क्लास का, प्रत्येक टुकड़े का M डैश वो M/4 हो गया। अब एक बात और सुन, कलर चेंज कर थोड़ा सा। अब तेरे पास इतना टुकड़ा बचा, इतना टुकड़ा बचा, तो I जो है वो होता है mL² अपॉन 12। ओ लड़के, ये M अलग है, ये M क्या आ गया? उसका मास आ गया। तो दोस्तों इसका मास तो क्या हो गया? M/4, क्योंकि 4 टुकड़े किए तो मास M/4। और लेंथ क्या हुई? आधी। लेंथ आधी हुई तो वो दोस्तों L²/4। ये 12 का 12 रहेगा। नया क्या आया? 16 आया नीचे, नया 16 आया। इसका मतलब I डैश की जगह रिप्लेस करना I/16। बस M डैश रिप्लेस करना M/4 से, I डैश रिप्लेस करना I/16 से। प्लीज खाली करना एक बार। तो दोस्तों जो नया T है वो है 2πI अपॉन MH। आ जा, T इक्वल टू 2π, जहां I है वहां मैं लिखूंगा I/16, जहां M है वहां मैं लिखूंगा M/4। H मेरा H रहेगा, ये सब कट जाएंगे, 1/4 रहेगा दोस्तों, वो बाहर आ जाएगा। तो नया T डैश है वो T/2 आएगा। मेरे हिसाब से इसका जो भी पहले आंसर था, आंसर निकालना भाई, पहले जो 2 सेकंड था 2 से भाग दे दो, इसका आंसर आ गया 1 सेकंड। ओके डियर, थैंक यू। हाँ तो भाई ये आज 30 जून को एक शूट में शूट कर दिया इसको। 14/20 14वां पंच हमने शूट कर दिया है, यानी 1 से 14, 1 to 14 सारे शूट हो गए। 15-16 बाकी हैं, 17-18-20 शूट हो चुके हैं, एक 19 का बाकी है। यानी आपके पास मान के चलना 8 जुलाई से पहले पहले केमिस्ट्री के 20 पंच और फिजिक्स के 20 पंच सारे आ चुके हैं। आप जाके देख लें CLC सीकर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके अपने CLC
इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है, एक डेली टेस्ट सीरीज चला रही है। कोई लड़का हिंदुस्तान का जो तैयारी कर रहा है जेईई या नीट की, वो डेली टेस्ट सीरीज दे सकता है। CLClive.in पे जाए, वहां जाके ज्वाइन कर ले, कोई चार्ज नहीं उसका। उसके अलावा यदि अगले 20-25 दिन आपका दिमाग डिप्रेशन में आता है, आप डिमोरलाइज होते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार डेली मैं CLC सीकर के फेसबुक पेज पे शाम को 6:30 लाइव आता हूं, वहां बात करता हूं मेरे बच्चों से। दोस्तों आप भी सुन सकते हैं, आप भी लाइव आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।